अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा जी बच्चों, क्या मेरी आवाज़ क्लियर है? यानी कि वाज़ेह है ना? जी, तो कैसे हैं आप सब? और पढ़ाई कैसी जा रही है आप सबकी? आप जानते हैं ना कि आज 30 अगस्त है। सॉरी, अगस्त तो नहीं है, आज जुलाई है। बिल्कुल 30 जुलाई है। और आपका जो टेस्ट है, एमडी का टेस्ट है, वो 27 को है। यानी कि आज से 28 दिन बाद, 27 दिन बाद आपका टेस्ट हो रहा होगा। तो अब गिनती के कुछ दिन रह गए हैं। इन दिनों में आपने बहुत सारी मेहनत करनी है और बहुत सारा पढ़ना है। ठीक है। अच्छा, आज की क्लास में हम इंतहाई अहम चैप्टर करने जा रहे हैं जिससे बहुत सारे बच्चे डरते हैं। बहुत सारे बच्चे खौफ का शिकार होते हैं, मगर मेरे मुताबिक वो चैप्टर खौफ की अलामत नहीं है, वो चैप्टर डर की अलामत भी नहीं है। अगर आप खाली ये बात समझ जाएं कि उस चैप्टर में कहाँ कहाँ से वो आपसे पूछेगा, तो आपके लिए उस चैप्टर को डील करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बहुत सारे बच्चे उस चैप्टर में कुछ एक्स्ट्रा बातें याद कर रहे होते हैं, जबकि उन तमाम बातों को याद करने की जरूरत नहीं होती। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इस चैप्टर को जितना आसान आपके लिए बना सकूं मैं बनाऊं। लेकिन हाँ, मैंने हरगिज़ ये नहीं कहा कि इस चैप्टर को बड़ा आसान है, ये चैप्टर याद करना आसान है। नहीं, इस चैप्टर में मुश्किलात भी हैं। और इस चैप्टर को आपको समझने से ज्यादा आपको याद करना पड़ेगा। इस चैप्टर में लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बहुत ज्यादा हैं, मगर मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें आपको याद करनी है, क्या क्या चीजें आपको याद नहीं करनी। ठीक है। अच्छा, ये चैप्टर ऑनलाइन पढ़ाने का मकसद भी यही है कि ये चैप्टर हम रिकॉर्ड करें और मैं आप तमाम बच्चों को रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करता, कि फिर अगर किसी बच्चे को एंड में, अगर इस चैप्टर का कोई भी कॉन्सेप्ट किसी भी बच्चे के जहन से निकल रहा हो, तो हम उस बच्चे को फिर से रिकॉर्डिंग सेंड कर दें। ये बच्चा बार बार इस चैप्टर की रिकॉर्डिंग देख रहा हो, ताकि उसके कॉन्सेप्ट मजबूत से मजबूत तरीन हो जाए। क्या आप लोग पहचाने मैं किस चैप्टर की बात कर रहा हूँ? क्या आप लोग पहचाने मैं किस चैप्टर की बात कर रहा हूँ? कोई आपका गैस? जी भाई, बिल्कुल सही गैस कर रहे हैं। बायो एनर्जेटिक्स की हम बात करने जा रहे हैं। बायो एनर्जेटिक्स की चैप्टर, मैंने फिर कहा कि मैं आपको बताऊंगा इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कहाँ कहाँ है, क्या क्या बात आपको याद होनी चाहिए और किस किस बात से वो आपसे एमसीक्यू पूछ रहे होंगे। मैंने फिर कहा इस चैप्टर में लर्निंग ऑब्जेक्टिव ज्यादा हैं बजाय समझने के। रट्टा थोड़ा सा है, ट्रिक्स आपको याद करना पड़ेगा, निमोनिक्स आपको याद करना पड़ेगा। कोशिश पूरी होगी कि इस चैप्टर को आसान से आसान कर दें। ठीक है। चलें जी बच्चों, आए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं फिर कहूंगा इस चैप्टर में अभी फिलहाल आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं जो नोट्स बना रहा हूँ, मैं उन नोट्स की आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। अभी आपने खाली मेरी तमाम तर बातों को अपनी स्क्रीन पर बहुत गौर से देखना है और सुनना है। ठीक है। अच्छा बच्चों, मैं वन नोट पे जा रहा हूँ ताकि हम इसके नोट्स बना सकें। तो आप मुझे बता दीजिए कि क्या स्क्रीन शेयर हो रही है आप सब बच्चों के पास? जल्दी बताइए, क्या स्क्रीन शेयर हो रही है आप सब बच्चों के पास? अच्छा, जब मैं अपनी स्क्रीन को फुल करूंगा तो याद रखें कि मेरे पास फिर मैसेजेस डिलीवर नहीं होंगे। ठीक है। चलें कुछ कोशिश करके देख लेते हैं ताकि मैसेजेस भी डिलीवर हो जाए हमें। चलें जी, आए भाई। बायो एनर्जेटिक्स को हम स्टार्ट कर रहे हैं। और सबसे पहले बायो एनर्जेटिक्स को पढ़ने से पहले हमें ये बात जानने की जरूरत है कि बायो एनर्जेटिक्स लफ्ज के मायने क्या हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय दिस बायो एनर्जेटिक्स? भाई, बायो का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब क्या होता है? आप सब जानते हैं कि भाई बायो का मतलब होता है लिविंग सेल्स, ऐसा ही है ना? बायो का मतलब होता है लिविंग सेल्स या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि लिविंग सेल्स। और एनर्जेटिक्स का मतलब क्या होता है? एनर्जेटिक्स का मतलब होता है बच्चों एनर्जी चेंजेस, एनर्जी में चेंज आना या फिर एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना। अब यहाँ पर आप ये बात जानते हैं, यहाँ पर आप एक बात जानते हैं क्या, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। है ना? ये बात हम सबने पढ़ रखी है कि हम एनर्जी को बना नहीं सकते, हम एनर्जी को तोड़ नहीं सकते, बल्कि हम एनर्जी को उसकी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि बायो एनर्जेटिक्स में, यानी कि एनर्जी चेंजेस में, कौन मुझे बताएगा कि फिजिक्स के कौन से लॉज अप्लाई हो रहे होते हैं? फिजिक्स के कौन से लॉज यहाँ पर एप्लीकेबल हैं? कौन बताएगा?
बिल्कुल सही कहा, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बिल्कुल सही कहा, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, हमने अपनी पहली दो बातें की हैं। मैंने कहा बायो एनर्जेटिक्स लफ्ज का मतलब क्या है, बायो मीन्स लाइफ, एनर्जेटिक्स मीन्स एनर्जी चेंजेस। फिर मैंने कहा कौन से लॉज हैं जो कि इस पूरे चैप्टर में एप्लीकेबल हैं, आपने मुझे बताया लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्योंकि वही एनर्जी चेंजेस में ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेबल रहता है। अच्छा, आप जानते हैं हमारे पास दो तरह के प्रोसेसेस हैं, हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस हैं। क्या मतलब, एक रिएक्शन को हम नाम दे रहे होते हैं कैटाबॉलिज्म, और दूसरे रिएक्शन को हम नाम दे रहे होते हैं एनाबॉलिज्म, या फिर कैटाबॉलिक रिएक्शंस और एनाबॉलिक रिएक्शंस। एनी आइडिया व्हाट आर दे? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दोनों क्या होते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शंस क्या हैं और एनाबॉलिक रिएक्शंस क्या है? एनी आइडिया जी? जल्दी बताइए भाई, जितने बच्चे अभी क्लास के अंदर हैं सब मुझे बताइए कि कैटाबॉलिक रिएक्शंस और एनाबॉलिक रिएक्शंस में फर्क क्या होता है। जल्दी बताओ भाई। ओके जी, बहुत सारे जवाब आ रहे हैं भाई। चले आए, मैं इन तमाम तर बातों को बिल्कुल आसान कर लेता हूँ। याद रखें, जब भी मैं आपसे बोलूंगा इट इज अ कैटाबॉलिक रिएक्शन, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि इससे एनर्जी रिलीज हो रही है, इसमें कोई चीज टूट रही है। भाई फर्ज करें कि मेरे पास कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, जब मैं इसको तोड़ूंगा, भाई एक बड़ा सा कोयला है, जब मैं बड़े से कोयले को तोड़ूंगा, जाहिर है उसमें तो कुछ रिलीज होगा, फिर टूटने से चीजें रिलीज होती हैं, ऐसे ही है ना? तो कैटाबॉलिज्म में क्या होगा? कैटाबॉलिज्म इज अ एक्सरजोनिक प्रोसेस। क्या मतलब हुआ इस बात का? सर व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सरजोनिक? क्या मतलब है? कि इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। कैटाबॉलिज्म के अंदर याद रखना एनर्जी रिलीज हो रही है, जबकि एनाबॉलिज्म के अंदर कोई चीज बन रही है। ठीक है, एनाबॉलिज्म के अंदर कोई चीज, भाई फर्ज करो बहुत सारे टुकड़े हैं, ये बहुत सारे टुकड़े, तुम इनको जब मिलाओगे ना आपस में, तो तुम्हें जाहिर है इनकी मिलावट के लिए कुछ एनर्जी तुम्हें देनी पड़ेगी। तो एनाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, कोई चीज बन रही है, और ये क्या है? ये एंडरजोनिक है। इट इज एंडरजोनिक विच मीन्स क्या हो रहा है कि इसके अंदर कोई चीज बन रही है और एनर्जी रिलीज नहीं, बल्कि वेट अ मिनट, बहुत सारे बच्चे वेटिंग रूम के अंदर भी हैं, लेट मी ऐड देम। ओके बच्चों, इसमें एनर्जी क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है। क्या यहाँ तक आप सब मेरे साथ हैं, हाँ या ना? जल्दी बताइए, क्या यहाँ तक आप सब मेरे साथ हैं, हाँ या ना? सब बच्चे जवाब देंगे कि यहाँ तक आप सब बच्चे मेरे साथ हैं। इस वक्त क्लास में जितने बच्चे भी हैं, मैं चाहता हूँ कि सब के सब रिस्पॉन्ड करें, सब बच्चे रिस्पॉन्ड करें। मुस्तफा, क्या आप मेरे साथ हैं? ओके, मैं अपनी तमाम बातों को फिर से रिपीट करूंगा। मैंने कहा बायो एनर्जेटिक्स दो लफ्जों का महवर है। बायो का मतलब होता है लिविंग सेल्फ, एनर्जेटिक्स का मतलब है एनर्जी चेंजेस। और फिर मैंने कहा कि भाई एनर्जी चेंजेस में सबसे ज्यादा कौन से लॉज एप्लीकेबल हैं, तो आपने मुझे बताया लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फिर मैंने कहा कि एनर्जी चेंजेस के लिए हमारे पास दो तरह के प्रोसेस हैं, एक हमारे पास कैटाबॉलिज्म है, एक हमारे पास एनाबॉलिज्म है। कैटाबॉलिक रिएक्शंस वो तमाम तर रिएक्शंस हैं कि जिसमें कोई चीज टूट रही है, कि जिसके अंदर कोई चीज क्या हो रही है? टूट रही है और एनर्जी रिलीज हो रही है। जबकि एनाबॉलिज्म या फिर एनाबॉलिक रिएक्शन हमारे पास वो रिएक्शन है कि जिसमें छोटी छोटी चीजें आके मिल रही हैं और एनर्जी क्या हो रही है? अब्सॉर्ब हो रही है। ठीक है, अच्छा जी, अब जरा हम बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये कौन सा प्रोसेस है? आप जानते हैं भाई, प्लांट हमारे पास अपना खाना खुद बना रहे होते हैं और उस प्रोसेस को हम नाम दे रहे होते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अच्छा, अब जरा मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताओ कि फोटोसिंथेसिस क्या एनाबॉलिक रिएक्शन होगा या फिर ये कैटाबॉलिक रिएक्शन होगा? कौन मुझे बताएगा? फोटोसिंथेसिस इज अ एनाबॉलिक रिएक्शन और कैटाबॉलिक रिएक्शन? जल्दी बताओ भाई। भाई जाहिर है कुछ बन रहा है ना, जाहिर है प्लांट्स कुछ बना रहे हैं, और मैंने कहा कुछ बनाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, यानी कि एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो जहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, कुछ बन रहा था, उसको हम नाम क्या दे रहे थे? एनाबॉलिक रिएक्शन या फिर एनाबॉलिज्म। सही कहा आप सबने, विच मीन्स फोटोसिंथेसिस इन अ फोटोसिंथेसिस इज अ एनाबॉलिक रिएक्शन।
दिस इज एमसीक्यू, ये एमसीक्यू 12 पूछते हैं। ये भी एमसीक्यू है। कैटाबॉलिज्म क्या है, इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, एनाबॉलिज्म में एब्जॉर्ब हो रही है। ये हमारे पास 3 तरह के एमसीक्यूज आ गए, ठीक है। अच्छा जी, भाई मैंने कहा कि फोटोसिंथेसिस एक तरह का आपके पास एनाबॉलिक रिएक्शन है, विच मींस कि इसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और इसके साथ साथ कोई चीज बन रही है। यानी कि मैं ये बात कहने पर मजबूर हूँ, यानी कि मैं ये बात कहने पर मजबूर हूँ कि फोटोसिंथेसिस के अंदर सिंपल मटेरियल, सिंपल कंपाउंड, सिंपल मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के अंदर तब्दील हो रहे हैं। एनर्जी पुअर मॉलिक्यूल्स एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, हाइड्राइड्स या हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन में। यहां तक आप सब मेरे साथ है। मुझे याद है कि एक साल ये सवाल आया था, वो आपसे कह रहे थे इन फोटोसिंथेसिस विच इज नॉट ट्रू अबाउट दी फोटोसिंथेसिस, और ये तीनों के तीनों ऑप्शन उसके अंदर मौजूद थे। चौथा ऑप्शन था नन ऑफ दीस। तो याद रखो ये तीनों बातें फोटोसिंथेसिस के हवाले से बिल्कुल बजा हैं। यहाँ पर भी हमारे पास ये एमसीक्यू है। मैंने फिर कहा कि एमसीक्यू एक साल आ चुका है। वो आपसे पूछ रहे थे विच वन इज नॉट ट्रू अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये तीनों की तीनों बातें वहां पर लिखी हुई थी। चौथा था नन ऑफ दी, तो इसका आंसर क्या था, नन ऑफ दिस इसका दुरुस्त जवाब था। अच्छा, अब बचपन से आप फोटोसिंथेसिस की एक इक्वेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं। मैं बैलेंस फॉर्म से हट के मैंने अभी इस इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया, ठीक है। मैंने अभी इस इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया। क्या होती है, CO2 प्लस H2O C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। अच्छा जरा यहाँ पर एक बात देखिएगा, ये H2O के जिसके पास पहले हाइड्रोजन था, इसने क्या किया, इसने अपना हाइड्रोजन बच्चों रिलीज कर दिया, यानी कि और इसमें ऑक्सीजन की तादाद बढ़ गई। तो जरा मुझे जल्दी से बताओ कि इस H2O के साथ क्या हो रहा है, आया यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है या फिर रिडक्शन हो रही है? जी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई। ये H2O अपना हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है, और हाइड्रोजन रिलीज करने के बाद इसमें मैंने कहा क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जल्दी बताओ, इसका ऑक्सीजन बढ़ रहा है। तो इसे हम क्या नाम देंगे, बिल्कुल ऑक्सीडेशन नाम देंगे, सही कहा। व्हाट इज मीन्ड बाय दिस ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का रिलीज होना, लॉस ऑफ हाइड्रोजन या फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। यानी कि इस H2O के साथ ऑक्सीडेशन का अमल अमल चल रहा है या फिर हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो भाई, ये जो CO2 था, ये जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड था, इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या माजरा हुआ भाई, यहाँ देखो। ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, और इसके साथ क्या हुआ बच्चों, क्या हुआ, ये देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर देखो, इसके पास पहले किसी भी किस्म का हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन एकदम से इसके पास 12 हाइड्रोजन आ गए। यानी कि क्या हो रहा है, जल्दी बताओ, क्या हो रहा है भाई, जल्दी बताओ। अच्छा लेट मी बैलेंस इस इक्वेशन। आप जानते हैं भाई इक्वेशन कैसी होती है, C6, ठीक है, C6CO2 प्लस 12H2O, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखो भाई, 6 टू द 12, मेरे पास पहले 12 ऑक्सीजन थे, अब कितने आ रहे हैं, C6, यानी कि खाली 6 ऑक्सीजन रह गए। यानी कि इसमें लॉस ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है और गेन ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा है। और ये किसकी डेफिनेशन है, ये हमारे पास, आप सबने बिल्कुल सही कहा कि ये हमारे पास रिडक्शन की डेफिनेशन है। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है, और जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो रही होती है, हम उसको क्या नाम देते हैं भाई, जल्दी बता दो, हम उसे क्या नाम देते हैं? आप सब ने बिल्कुल सही कहा, हम उसे रेडॉक्स रिएक्शन का नाम देते हैं, विच मीन्स फोटोसिंथेसिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। ये भी एमसीक्यू है, वो आपसे 12 पूछते हैं कि इन फोटोसिंथेसिस विच टेक्स प्लेस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, आप जानते हैं कि ये दोनों अमल बैक वक्त इस रिएक्शन के अंदर हो रहे हैं, तभी हम फोटोसिंथेसिस के अमल को रिडॉक्स रिएक्शन का नाम भी दे रहे होते हैं। क्या यहाँ तक आप सब बच्चे मेरे साथ हैं, हाँ या ना? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए, क्या यहाँ तक आप सब बच्चे मेरे साथ हैं? मुझे आप सब बच्चे सुनना है, कोई अगर पीछे रह गया मुझे नो लिख दे। अगर सब मेरे साथ हैं तो यस लिख दीजिए। हर बच्चा पार्टिसिपेट करेगा, हर बच्चा लिखेगा, ठीक है, ओके।
आगे चलते हैं भाई। भाई फर्ज करो फर्ज करो मैं आपके सामने एक अदद पेड़ की मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दी है, ठीक है। ये एक पेड़ है और उस पेड़ में क्या है बच्चों, एक लीफ हमारे पास डला हुआ है। याद रखो, अगर मैं कह रहा हूँ भाई ये लीफ है और इस लीफ में कहीं से सनलाइट आ रही है, ये देखो इस लीफ में कहीं से सनलाइट आ रही है, तो याद रखो इसमें तीन तरह के प्रोसेस परफॉर्म हो रहे हैं। आप खुद जानते हैं, जब भाई रदरफोर्ड था ना, रदरफोर्ड ने यहाँ पर पार्टिकल्स रखे थे और यहाँ पर बम्बार्डमेंट की थी, तो आप जानते हैं कि हमारे पास रेस का क्या आलम था, तीन तरह की रेस थी ना। कौन कौन सी? एक तो वो थी जो कि रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही थी ठीक है। और एक तो वो थी जो कि हमारे पास रिफ्लेक्शन परफॉर्म कर रही थी। और तीसरी वो थी कि जो सिंपल ट्रांसमिट हो रही थी, आगे जा रही थी, ठीक है, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही थी। इसी तरह लीफ के ऊपर भी लीफ के ऊपर बच्चों तीन तरह की ट्रांसमिशन हो रही हैं। कौन कौन सी? आओ देखो भाई। फर्ज करो कहीं से सनलाइट आ गई, ठीक है। बच्चों क्या स्क्रीन शेयर हो रही है? क्या स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके। मैं कह रहा हूं कहीं से आपके पास सनलाइट आ गई। अब देखो क्या हुआ भैया, आप जानते हैं सनलाइट की हमारे पास क्या होता है, रिफ्लेक्शन भी होती है, रिफ्रैक्शन भी होती है, एब्जॉर्प्शन भी होती है और ट्रांसमिशन भी होगी। यहाँ देखो भैया लीफ था, सबसे पहले जो सनलाइट आई वो क्या हो गई बच्चों, वो हमारे पास एब्जॉर्ब हो गई। इस लीफ में कुछ लाइट हमारे पास क्या कर ली बच्चों, एब्जॉर्ब कर ली, यानी कि इसमें बच्चों एब्जॉर्प्शन का अमल हो गया। अब बात सारी है कि भाई ये एब्जॉर्ब कौन कौन से कलर एब्जॉर्ब होंगे, तो याद रखो दो तरह के कलर हमारे पास एब्जॉर्ब होंगे। कौन कौन से? पहला हमारे पास होगा ब्लू, दूसरा हमारे पास होगा बच्चों रेड। रेड और ब्लू कलर कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं होंगे बल्कि ये एब्जॉर्ब होंगे। ये इंतहाई अहम एमसीक्यू है। तो मैं कलर का डिफरेंस आता हूँ, तुमसे वो कलर के हवाले से सवाल लाजमी करेंगे। भाई मैंने कहा एक पत्ता है, पत्ते के ऊपर कहीं से सनलाइट आ रही है। अब मैंने कहा इस सनलाइट के आने के बाद जिस तरह रेनबो डिफरेंट कलर्स में टूटती है, उसी तरह ये सनलाइट भी डिफरेंट कलर्स में टूटी। और मैंने कहा दो कलर्स ब्लू और रेड कलर्स क्या होंगे, लीफ में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ब्लू और रेड कलर क्या होंगे, लीफ में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब जरा इनकी वेवलेंथ देख लो। ब्लू कलर की वेवलेंथ हमारे पास है 430 नैनोमीटर और रेड कलर की हमारे पास वेवलेंथ है 670 नैनोमीटर। ठीक है, ये बातें भी याद रखने वाली हैं। ब्लू कलर की वेवलेंथ कितनी है, 430 नैनोमीटर। रेड कलर की बेटा कितनी वेवलेंथ है, 670 नैनोमीटर। ठीक है, मैंने कहा सनलाइट आ रही है, क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रही, पहला अमल। और कौन कौन से दो कलर्स एब्जॉर्ब हुए, ब्लू कलर एब्जॉर्ब हुआ और रेड कलर एब्जॉर्ब हुआ। ठीक है, अच्छा अब आगे देखो अब कुछ ऐसी लाइट रेस थी बेटा, कुछ ऐसी लाइट रेस थी जो हमारे पास रिफ्लेक्ट कर गई, कि जिसके अंदर रिफ्लेक्शन का अमल हुआ। देखो यहाँ पे आग लगी और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट कर गई, यानी कि इसके अंदर रिफ्लेक्शन का अमल भी हो रहा है। अब इस रिफ्लेक्शन के अमल के लिए कौन कौन से दो कलर होंगे, तो आओ देखो भाई। ग्रीन कलर हमारे पास रिफ्लेक्ट होता है और ग्रीन के साथ साथ येलो कलर हमारे पास रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। यानी कि यहाँ पर आप मेरे साथ होंगे, यहाँ पर आप मेरी एक बात समझ रहे होंगे क्या। प्लांट के अंदर प्लांट के अंदर जितना भी अमल होगा, क्या मतलब भाई, इसके फोटो सिस्टम्स के अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर रहा होगा, ठीक है। अभी आप सब पढ़ेंगे आपकी जगह, ये PS1 PS2 जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करेंगे लूज होंगे, वो सब के सब किन दो कलर्स के बाइस होंगे, कौन बताएगा। प्लांट के अंदर जो इसके क्लोरोफिल के अंदर, इसकी फोटोपिगमेंट्स के अंदर, रिएक्शन सेंटर के अंदर जो प्रोसेस परफॉर्म हो रहा होगा, वो किन दो कलर्स के बाइस होगा, कौन बताएगा मुझे ये, कौन बताएगा, जल्दी बताओ भाई बिल्कुल सही कहा, ब्लू और रेड के बाइस होगा, क्योंकि वही तो है जो प्लांट्स के अंदर आ गए, क्योंकि वही तो दो कलर्स हैं जो प्लांट के अंदर आ गए। बाकी सब तो रिफ्लेक्ट हो गए, ग्रीन और येलो तो हमारे पास क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा अब आगे देखो, अब सर आगे देखो। अब मैंने कहा कि भाई दो अमल तो यहाँ पर हो गए, क्या हुआ, लाइट तो आई, कुछ कलर एब्जॉर्ब हो गए, ब्लू और रेड एब्जॉर्ब हो गए, ग्रीन और येलो क्या हो गए, रिफ्लेक्ट हो गए। अब कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल स्ट्रेट पास कर जाएंगे, जिनकी डायरेक्शन पे कोई अमल नहीं होगा, जिनकी डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल देखो स्ट्रेट पास करेगा, यानी कि ये ट्रांसमिट हो गए। यानी कि बच्चों ये ट्रांसमिट हो गए, इनमें ट्रांसमिशन का अमल परफॉर्म हो गया। और याद रखो कौन कौन से दो कलर्स ट्रांसमिट होंगे, तो उनमें हमारे पास है वायलेट, दूसरा हमारे पास है इंडिगो। ठीक है, ये दो कलर हमारे पास क्या हो जाएंगे बच्चों, ट्रांसमिट हो जाएंगे। अच्छा अब याद रखो, फोटोसिंथेसिस का अमल किसके जरिए परफॉर्म हो रहा होता है, प्लांट जो अपना
वाटर एवापोरेट कर रहा होता है, ट्रांसपायरेशन वो कैसे हो रहा होता है, तो याद रखो प्लांट के ऊपर कुछ ऐसे ऐसे होल्स है, नाम क्या होता है, स्टोमेटा इनका नाम होता है, ठीक है। अच्छा अब प्लांट्स के पास पानी कहाँ से आता है, तो देखो भाई प्लांट्स की जड़ों में कुछ रूट्स हैं, कुछ रूट्स हैं कि जहां से पानी क्या हो रहा होता है, जहां से पानी एब्जॉर्ब हो रहा होता है, और वो एब्जॉर्ब होने के बाद उस लीफ को मिल रहा होता है, और लीफ को मिलने के बाद स्टोमेटा से वो ट्रांसपायरेशन का अमल परफॉर्म कर रहा होता है। क्या यहाँ तक आप सब बच्चे मेरे साथ हैं? देखो मैंने कहा लाइट रे आई, ठीक है, लाइट आई। अब इस लाइट के आने के बाद तीन तरह के अमल परफॉर्म होंगे। सबसे पहले क्या होगा, जो प्लांट का लीफ है वो कुछ कलर क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ब्लू और रेड कलर हमारे पास एब्जॉर्ब हो जाएंगे। फिर मैंने कहा कुछ कलर रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, यानी कि ग्रीन और येलो कलर हमारे पास रिफ्लेक्ट हो गया। और फिर मैंने कहा क्या, फिर मैंने कहा कि कुछ कलर बिल्कुल स्ट्रेट पास कर देंगे, ट्रांसमिट हो जाएंगे। दो तरह के कलर्स हैं, वॉयलेट और इंडिगो, जो कि बिल्कुल बच्चों क्या होंगे, ट्रांसमिट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा मैं एक बात करना ऊपर भूल गया, जरा यहाँ पर इस फोटोसिंथेसिस की अगर आप इक्वेशन देखें तो जरा मुझे बताओ कि इसके रिएक्टेंट्स कौन कौन है, इसके रिएक्टेंट्स कौन कौन है, भाई साफ नजर आ रहा है। एक हमारे पास वाटर रिएक्टेंट है जो कि आगे रिएक्ट कर रहा है प्रोडक्ट में तब्दील होने के लिए, दूसरा हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, तीसरा हमारे पास क्या, लाइट एनर्जी है, लाइट को क्या कर रहा है, लाइट को एब्सॉर्ब कर रहा है। और याद रखो अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है लिमिटिंग रिएक्टेंट का, यू नो व्हाट इज मीन्ड बाय दिस लिमिटिंग रिएक्टेंट, वो रिएक्टेंट जो सबसे पहले खत्म हो जाए, जो सबसे पहले खत्म होने वाला कौन होगा, सबसे जल्दी जो कि कारामद साबित हो जाए कौन होगा, तो याद रखो लाइट हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट के तौर पे एक्ट करती है। ये भी बहुत अहम एमसीक्यू है कि इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइट इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। लाइट क्या है बच्चों, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। क्या यहाँ तक आप सब बच्चे मेरे साथ हैं? क्या यहाँ तक आप सब बच्चे मेरे साथ हैं, हाँ या ना, सब बताओ भाई। ओके। अच्छा आप जानते हैं हमारे पास हमारी जो आंखें हैं, भाई हमारी जो आंखें हैं वो किस वेवलेंथ तक चीजें या कलर देख सकती हैं, एनी आइडिया? ये अगर मैं आपसे पूछूं कि विजिबल लाइट की क्या वेवलेंथ होती है, अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूं कि भाई विजिबल लाइट जो हमें लाइट दिखती हैं उसकी वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक होती है, फिर हम कहाँ से कहाँ तक की वेवलेंथ वाली लाइट हम देख सकते हैं, तो याद रखो 380 से लेकर 750 नैनोमीटर तक ये हमारे पास विजिबल रेंज है। इसके अंदर, इस रेंज के अंदर जितनी भी हमारे पास लाइट रेज आएंगी हम उन्हें बासानी देख सकते हैं, जबकि अगर इससे बाहर कोई लाइट रे आएगी हम उसे देख नहीं सकते, ये बात याद रखना, ठीक है। अच्छा जी, भाई फेडरल में कॉन्सेप्ट है वैन नील हाइपोथेसिस या वैन नील एक्सपेरिमेंट, क्या कह रहा है वो, आपने आइसोटोप का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आपने आइसोटोप का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, चलो बिल्कुल आसान करूंगा इस बात को। याद रखो वैन नील कह रहा है कि भाई इस फोटोसिंथेसिस के अमल की आपके पास दो तरह की इक्वेशंस पॉसिबल हैं, कौन कौन सी, भाई वो कह रहा है कि एक हमारे पास ग्रुप नंबर 1 है, दूसरा हमारे पास ग्रुप नंबर 2 है, क्या मतलब, आओ देखो, भाई वो कह रहा है कि इक्वेशन तो सेम रहेगी, CO2 प्लस H2O, क्या बन रहा था, C6H12O6 प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन। दूसरे में बात बिल्कुल सेम है, CO2 प्लस H2O, C6H12O6 प्लस O2। अच्छा अब जरा मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, ठीक है, मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, ये बात इतनी मुश्किल नहीं है ना, इस कॉन्सेप्ट से तुमसे वो पूछेंगे, सिर्फ याद कर लो। वो कह रहा है कि भाई जब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि जब जो वाटर बना है ना, अगर ये वाटर आइसोटोप हुआ 18 वाला, यानी कि अगर इस वाटर की पावर 18 हुई, अगर इस वाटर की पावर 18 हुई तो जो ये ऑक्सीजन बनेगा ना इसकी पावर भी 18 होगी। फिर सुनो, मैंने कहा अगर ये 18 नंबर वाटर के ऊपर आ गया तो इस ऑक्सीजन के ऊपर भी 18 नंबर आ जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन किससे बन रहा था, वाटर से ही बन रहा था, क्योंकि वाटर में ही क्या हो रही थी, ऑक्सीडेशन हो रही थी। फिर सुनो, मैंने कहा अगर इस वाटर की पावर, अगर इस वाटर का आइसोटोप 18 वाला हुआ तो ये ऑक्सीजन भी 18 वाला ही बनेगा, जबकि अगर अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड 18 वाला हुआ, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड 18 वाला हुआ तो अब की बार ये वाटर 16 वाला होगा, सॉरी अब की बार ये ऑक्सीजन 16 वाला होगा, सिंपल सी बात याद रखो क्या। फिर सुनो, मैंने कहा अगर H2O के ऊपर
अगर H2O की पावर 18 होगी, 18 होगी, तभी ऑक्सीजन की पावर भी 18 होगी। अगर H2O की बजाय कार्बन डाइऑक्साइड की पावर 18 हो जाए तो याद रखो ऑक्सीजन की पावर 16 होगी। ठीक है, अगर वो आपसे पूछेंगे तो बिल्कुल इस तरह ही पूछेंगे। ठीक है, अगर वो आपसे पूछेंगे तो बिल्कुल इस तरह ही पूछेंगे कि अगर H2O 18 तो ऑक्सीजन कितना, अगर CO2 18 तो ऑक्सीजन कितना। तो आपको ये फर्क भी याद रखना है। ठीक है, क्या यहाँ तक आप सब बच्चे मेरे साथ हैं, हाँ है ना? जल्दी बताओ भाई, क्या यहाँ तक आप सब बच्चे मेरे साथ हैं? अभी तक इस चैप्टर में कोई बात मुश्किल लगी? अभी तक इस चैप्टर में कोई बात मुश्किल लगी? सब बताओ भाई, सब बच्चे बताएंगे कि अभी तक इस चैप्टर में कोई बात मुश्किल थी? आपको मुबारक हो, आपने इस चैप्टर के बहुत सारे एमसीक्यूज कर लिए। अगर आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई तो आपको इस चैप्टर के बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, आगे चलें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये चैप्टर इतना ही आसान है तो सुन लीजिए, इब्तिदाई इश्क है घबराता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो अभी तो बड़े बड़ी बड़ी मुश्किल बातें भी हमें करनी है आगे जाके। ठीक है, अच्छा भाई याद रखो, हम दो तरह की लाइट्स की हम बात कर रहे थे। हमने बात की थी ब्लू के हवाले से, हमने बात की थी रेड के हवाले से। अब जरा मुझे बताओ कि इस ब्लू और रेड में किसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ये भी एमसीक्यू आता है भाई। यहाँ देखो, जो एब्जॉर्प्शन हो रही थी ब्लू कलर की और रेड कलर की, इनमें किसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, जल्दी बताओ भाई। किसकी इंटेंसिटी ज्यादा है? तो याद रखो रेड की इंटेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि देखो रेड हमारे पास चुभने वाला कलर है ना। रेड की इंटेंसिटी ज्यादा है ब्लू से, ये बात भी याद रखना। ठीक है, अच्छा भाई, अगर मैं आपके सामने तमाम तरह कलर्स लिख दूं, विब गॉयर, आप सब जानते होंगे विब गॉयर, वायलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, इनमें से किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, किसकी एनर्जी ज्यादा है, कौन मुझे बताएगा? अगर आपने फिजिक्स का एक रूल पढ़ा है कि वेवलेंथ हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एनर्जी से, और याद रखो सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी? सबसे कम वेवलेंथ हमारे पास किसकी होती है बेटा? वॉयलेट की होती है। और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? तो याद रखो सबसे ज्यादा वेवलेंथ हमारे पास रेड की होती है। तो क्या मैं कह सकता हूं, क्या मैं ये बात अब कर सकता हूं ना, क्या बात, कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? कौन मुझे बताएगा सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी भाई, जल्दी बताओ। सबसे ज्यादा एनर्जी वाला कौन होगा? बिल्कुल सही कहा, वॉयलेट की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी और रेड की एनर्जी सबसे कम होगी। इंटेंसिटी को एनर्जी में मिस मत करना, मैंने कहा रेड की इंटेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, एनर्जी से मुराद नहीं, एनर्जी अलग है, एनर्जी समथिंग डिफरेंट। वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम तो वॉयलेट की एनर्जी सबसे ज्यादा, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा तो रेड की एनर्जी सबसे कम। ठीक है, अच्छा जी भाई, एक सवाल आता है रिगार्डिंग कंपनसेशन पॉइंट। यू नो व्हाट इज मीन बाय दिस कंपनसेशन पॉइंट? क्या कहते हैं हम इसको, क्या होता है ये, क्या होता है भैया? याद रखो कंपनसेशन पॉइंट वो होता है, कंपनसेशन पॉइंट वो होता है कि जिसमें रेट ऑफ फोटो सिंथेसिस बराबर हो जाए रेट ऑफ रिस्पायरेशन के। यानी कि प्लांट जितना खाना बना रहा हो उतना ही गैसेस इनटेक कर रहा हो। क्या मतलब भाई, देखो फोटोसिंथेसिस के अमल में वो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, जबकि रिस्पायरेशन में वो ऑक्सीजन को ले रहा है। यानी कि क्या मैं ये बात कर सकता हूँ कि कंपनसेशन पॉइंट वो पॉइंट है कि जिसमें रिलीज ऑफ O2 बराबर हो जाए यूज ऑफ O2 के। जिसमें मैं ये बात, अच्छा आप देखो, फोटोसिंथेसिस के अमल में ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रही थी, जबकि रिस्पायरेशन में सांस बाहर लेते वक्त क्या होता है? CO2 बाहर निकलती है। यानी कि मैं ये बात भी अब करने का कायल हूं कि कंपनसेशन पॉइंट वो पॉइंट है कि जिसमें यूजेज ऑफ CO2 बराबर हो जाए रिलीज ऑफ CO2 के, है ना? क्या यहां तक आप सब मेरे साथ हैं? यहां तक आप सब मेरे साथ हैं? यहाँ तक कोई मसला, कोई परेशानी आप में से किसी बच्चे को तो बता दो भाई। प्लांट्स की बात कर रहे हैं, प्लांट्स की बात कर रहे हैं।
जी मुस्तफा, अभी तक चैप्टर आसान है मुश्किल है? जी भाई। क्या यहाँ तक आप सब बच्चे मेरे साथ हैं? आगे चलूं मैं? आगे चलूं? चलो जी आगे बढ़ते हैं। भाई फर्ज करो अगर मैं आपके सामने एक अदद मैंने क्लोरोफिल क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, ठीक है? ये पूरा क्या है बेटा, ये पूरा हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, सॉरी, ये पूरा हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है। अब आप जानते हैं हमने चैप्टर सेल के अंदर ये बात पढ़ी थी कि इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये कॉइन नुमा स्ट्रक्चर क्या था? कौन बताएगा? ये कॉइन नुमा स्ट्रक्चर क्या था क्लोरोप्लास्ट के अंदर? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या था ये? बिल्कुल सही, सब बता रहे हैं, ग्रेनम ग्रेना, सही कह रहे हैं। और इनको हम मिला के क्या बोले थे? थैलाकॉइड्स बोलते हैं, थैलाकॉइड से ये। भाई फर्ज करो अगर मैं आपके सामने एक ग्रेना बाहर निकाल लूं, ठीक है? अगर मैं आपके सामने इस एक ग्रेना को बाहर निकाल कर शो कर दूं तो क्या होगा? आओ देखो। भाई याद रखो हर ग्रेना के अंदर ना एक अदद रिएक्शन सेंटर है कि जहां पर प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट अमल हो रहा होगा। फर्ज करो मैंने आपके सामने इस वाले ग्रेना को बाहर निकाल के यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ठीक है? अब याद रखो एक ग्रेना के अंदर ना माइक्रोस्कोपिक बहुत सारे इनएक्टिव ग्रेना है, देखो ये रहे, इसके इर्द गिर्द इसकी प्रोटेक्शन के लिए। और इन तमाम तर ग्रेना को जो इसके आसपास जो इनएक्टिव है, हम नाम दे रहे होते हैं एंटीना, एंटीना कॉम्प्लेक्स। क्या नाम है इनका? एंटीना कॉम्प्लेक्स। और ये बीच वाला रास्ता कि जहां पर मैंने कहा सबसे मेन अमल परफॉर्म हो रहा है, इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम नाम देते हैं रिएक्शन सेंटर। इसका नाम है रिएक्शन सेंटर, कि जहां पर असल में इलेक्ट्रॉन होगा, कि जहां पर असल में एक्साइटेशन का प्रोसेस परफॉर्म होगा, ठीक हो गया? अच्छा, इसी इसी रिएक्शन सेंटर को मैं एक एब्रीविएशन का नाम देता हूं, इसको हम बोलते हैं P.E.A। मैं अपनी तमाम तर एब्रीवेशंस को एंड में जस्टिफाई करूंगा कि इनकी फुल फॉर्म क्या है, इनका मतलब क्या था, ठीक है? अभी अभी तो खाली सी बात समझ लो कि मैंने कहा कि इस ग्रेनम के इर्द गिर्द वाला एरिया क्या नाम पड़ गया? एंटीना कॉम्प्लेक्स। इसके मिडिल वाला हिस्सा क्या नाम है? रिएक्शन सेंटर, ठीक है? यहाँ तक आप सब मेरे साथ हैं? यहाँ तक आप सब मेरे साथ हैं? जल्दी बताओ, सब बताएं भाई। अच्छा अब फर्ज करो अगर मैं कह रहा हूं कि भाई यहाँ से इसके पास एक अदद इलेक्ट्रॉन जा रहा है अंदर, तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से होता 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 कहाँ जाएगा? रिएक्शन सेंटर में जाएगा। इलेक्ट्रॉन की या फोटोन की सबसे ज्यादा मेन प्लेस, पसंदीदा प्लेस कौन सी है? वो रिएक्शन सेंटर है। रिएक्शन सेंटर में ही तमाम तर अमल परफॉर्म हो रहा होगा। अब याद रखो अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई क्लोरोफिल ए की अगर बात करूँ, तो अगर फर्ज करो अगर मैं यहाँ पर क्लोरोफिल ए की बात, अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई रिएक्शन सेंटर के अंदर क्लोरोफिल ए है, मिसाल दे रहा हूँ, अगर मैं कह रहा हूं कि रिएक्शन सेंटर के अंदर क्लोरोफिल ए है, तो याद रखो ये क्लोरोफिल ए दो तरह की लाइट्स के लिए ओपन है, दो तरह की वेवलेंथ के लिए ओपन है। एक हमारे पास होगी 680 नैनोमीटर, एक हमारे पास होगी 700 नैनोमीटर। 680 नैनोमीटर, याद रखो ये हमारे पास फोटो सिस्टम 2 के अंदर जाएगी। और जिस लाइट रे की वेवलेंथ 700 है, वो हमारे पास फोटो सिस्टम 1 के अंदर जाएगी। ये फर्क याद रखो, खाली फिर सुनो। मैंने कहा अगर मैं कह रहा हूं कि रिएक्शन सेंटर के अंदर क्लोरोफिल ए आ गया, तो क्लोरोफिल ए एक्सेप्ट कर रहा है दो तरह की लाइट रेस को। एक हमारे पास है 680 वेवलेंथ, एक हमारे पास है 700 वेवलेंथ वाली। फिर मैंने कहा कि अगर 680 वेवलेंथ वाली है तो वो फोटो सिस्टम 2 को पसंद करेगी, अगर वो 700 वाली तो फोटो सिस्टम 1 को पसंद करेगी। यहाँ पर एमसीक्यू क्या है? भैया एमसीक्यू आ गया। 680 के लिए फोटो सिस्टम 2, 700 के लिए फोटो सिस्टम 1, ये बात याद रखना। 700 वाला 1, 680 वाला 2, ठीक है? ये बात याद रखना। आगे बढ़ू, आगे चलूं, आगे चलूं? क्या मैं आगे बढ़ूं? सब बताएं। अच्छा जी, आगे बढ़ रहा हूँ भाई, आगे बढ़ रहा हूँ। अब याद रखो अगर मैं प्लांट्स के हवाले से बात करूं, मैं कहूंगी प्लांट्स में सबसे ज्यादा कौन सा कलर एब्जॉर्ब होगा और सबसे कम कौन सा कलर एब्जॉर्ब होगा, यानी कि मैं बात करने लगा हूं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के हवाले से। और याद रखो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के हवाले से वो आपसे 12 सवाल भी कर सकते हैं, पूछो क्या? भाई सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होने वाले कलर,
सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होने वाले कलर प्लांट के अंदर, और सबसे कम एब्जॉर्ब होने वाले कलर मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जो कि एमसीक्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखो, सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब होंगे या तो वॉयलेट, या फिर ब्लू, या फिर ऑरेंज, या फिर रेड। ठीक है। और सबसे कम जिनका चांस बहुत कम है वो हमारे पास कौन है? हमारे पास है ग्रीन, वो हमारे पास है येलो, हमारे पास है इंडिगो। ठीक है, ये याद रखना, GI से याद कर लो और विबोर से याद कर लो। विबोर सबसे ज्यादा, विबोर सबसे ज्यादा, गई सबसे कम, इस तरह याद कर लो। विबोर सबसे ज्यादा, गई सबसे कम। ठीक है, ये भी एमसीक्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ से वो आपसे एमसीक्यू पूछ सकता है। ठीक है, आगे चलूं? अच्छा जी। भाई अब याद रखो, अगर मैं आपके सामने क्लोरोफिल की तमाम तर टाइप्स यहाँ पर लिख दूं, मैं कह दूं कि भाई हमारे पास क्लोरोफिल ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, एफ होता है, तो याद रखो कौन सा क्लोरोफिल किसके अंदर होता है। तो बच्चों सुन लो कि प्लांट्स के पास हमारे पास क्लोरोफिल नंबर ए, क्लोरोफिल बी होता है। क्लोरोफिल ए और बी प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोफिल ए की कौन सी लाइट पसंदीदा है? तो याद रखो ब्लू और ग्रीन। जबकि क्लोरोफिल बी के लिए येलो और ग्रीन। ठीक है, क्लोरोफिल नंबर सी, क्लोरोफिल नंबर डी, ये पाया जाता है एल्गी के अंदर। क्लोरोफिल ई, क्लोरोफिल एफ, ये हमारे पास पाया जाएगा बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, मैं अपनी बात को फिर से रिपीट करूंगा। मैंने कहा कि क्लोरोफिल की सब टाइप्स है ए, बी, सी, डी और ई और एफ। ठीक है, ए और बी पाया जाएगा प्लांट के अंदर। ए की पसंदीदा लाइट कौन सी है? ब्लू है और ग्रीन है। ठीक है, बी के हवाले से येलो और ग्रीन है। ठीक है, फिर मैंने कहा सी और डी पाया जाएगा एल्गी के अंदर, ई और एफ पाया जाएगा बैक्टीरिया के अंदर। यहाँ तक आप सब मेरे साथ हैं, हाँ या ना? यहाँ तक आप सब मेरे साथ हैं, हाँ या ना? जल्दी बताओ। अच्छा, अब याद रखो, एमडी कैट में आई गेस 2022 में भी एक फॉर्मूला बेस्ड एमसीक्यू आ चुका है। क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला वो आपसे पूछ लेते हैं, तो याद रखो ए का फॉर्मूला है C55H72O5N4Mg। ठीक है, और बी का फॉर्मूला है C55H70, ठीक है, O6N4Mg। सिर्फ फर्क याद कर लो कि यहाँ पर हाइड्रोजन दो ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर H दो ज्यादा है, ऑक्सीजन एक कम है। यहाँ पर दो H कम, एक ऑक्सीजन ज्यादा। ठीक है, यानी कि एक अदर वाटर मॉलिक्यूल का फर्क है, ऐसे याद कर लो। सही है। अच्छा, एक बात और सुन लो, क्लोरोफिल ए में ना वैरायटी ऑफ लाइट्स एब्जॉर्ब हो सकती हैं, जबकि क्लोरोफिल बी के अंदर खाली एक तरह की लाइट एब्जॉर्ब होगी, सिंगल टाइप, बैक वक्त खाली एक तरह की लाइट एब्जॉर्ब होगी। यहाँ तक आप सब मेरे साथ, हाँ या ना? यहाँ तक आप सब मेरे साथ हैं, हाँ या ना? जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। भाई ये इस चैप्टर का बेसिक पार्ट आपने अब तक पढ़ लिया, जो कि समझने वाला पार्ट था। इस चैप्टर के बेसिक पार्ट से बे इंतहा एमसीक्यू आते हैं, और मेरे नजदीक रिएक्शन से ज्यादा इस तरह की बातें वो आपसे लाजमी पूछता है, इस तरह की बातें वो आपसे ज्यादा करता है, ज्यादा पूछता है। तो ये पूरा हिस्सा आपको आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। मैं आपको क्लास के बाद ये पीडीएफ शेयर करूंगा, आपने इस पीडीएफ को बहुत गौर से पढ़ना है, आपने समझना है, और फिर आपने यही तमाम बातें अपनी हैंड राइटिंग में अपने नोट्स के अंदर कॉपी भी करनी है। ठीक है, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव फॉरवर्ड। यहाँ तक की बातों में कोई मसला, कोई परेशानी? जल्दी बताओ मुझे। यहाँ तक की बातों में कोई मसला, कोई परेशानी तो बताओ मुझे। सब बच्चे बताएं, जितने बच्चे भी मुझे सुन रहे हैं सब बच्चे बताएं, यहाँ तक की बातों में कोई मसला, कोई परेशानी, हाँ या ना? सब बताओ भाई, क्लास में मौजूद हर बच्चा बताए, कोई भी बगैर मैसेज किए बना रहे, सब बताओ। एनी प्रॉब्लम? फांसा बताएं, खदीजा बताएं, महानूर बताएं, बुशरा बताएं, फायका बताएं।
यहां तक कोई मसला? आगे बढ़ूं? अच्छा जी। अब हम जा रहे हैं इस चैप्टर के छोटे और मुश्किल पार्ट के ऊपर, जो आपसे इस चैप्टर में वो पूछते कम है, लेकिन मेरे ख्याल में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपको ज्यादातर याद करना पड़ेगा, याद करने वाला अमल है, याद करने वाला पार्ट है। कोशिश करेंगे कि इस पार्ट को भी आपके लिए आसान से आसान तो बना दें। शायद, ठीक है, चलो आओ स्टार्ट करते हैं। भाई याद रखो याद रखो, हमारे पास प्लांट के पास दो तरह के रिएक्शन होते हैं। दो तरह के रिएक्शन है, कौन कौन से? एक हमारे पास होता है बेटा लाइट रिएक्शन, एक हमारे पास है डार्क रिएक्शन। अब इन दोनों रिएक्शन में सबसे पहले जरा बेसिक फर्क मालूम कर लो, बेसिक फर्क क्या है। तो भाई बेसिक फर्क ये है कि लाइट रिएक्शन में वाटर की इनटेक होती है, और हमारे पास ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज होता है। जबकि डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड की इनटेक होती है, और इसकी प्रोडक्ट, तीन तरह की प्रोडक्ट बनती हैं, याद कर लो, बहुत अहम बात है। तीन तरह की प्रोडक्ट हमारे पास बन रही होती हैं डार्क रिएक्शन में, याद कर लो। पहली हमारे पास स्टार्च है, दूसरी हमारे पास बेटा अमाइनो एसिड है, और तीसरी हमारे पास फैटी एसिड है। ठीक है, क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्या मैं अपनी बात को फिर से रिपीट करूंगा? मैंने कहा दो तरह के रिएक्शन है, एक हमारे पास है लाइट रिएक्शन, एक हमारे पास है कौन सा? डार्क रिएक्शन। मैंने कहा लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है? H2O यूज हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। डार्क रिएक्शन में CO2 यूज हो रहा है, और तीन चीजें बन रही हैं, कौन कौन सी? मैंने कहा स्टार्च, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड। ठीक हो गया? यहां तक आप सब मेरे साथ हैं? अच्छा, अब एक बात और सुन लो, एक बात और सुन लो। भाई एक साइकिल चल रहा है, प्लांट पहले लाइट रिएक्शन दे रहा है, फिर डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क, ठीक है, ऐसा क्या ना? अच्छा आप सुनो, ये साइकिल चल कैसे रहा है? लाइट रिएक्शन में याद रखो, लाइट रिएक्शन में एटीपी बन रहा होता है। लाइट रिएक्शन में एटीपी लिबरेट हो रहा होता है, एटीपी रिलीज हो रहा होता है, और एटीपी के साथ साथ एन ए डी पी एच रिलीज हो रहा होता है। ये मैं कह रहा हूँ कि भाई डार्क रिएक्शन में, फिर सुनो, मैंने कहा लाइट रिएक्शन में एटीपी और एनएडीपीएच रिलीज हो रहा है, और ये एटीपी और एनएडीपीएच कौन यूज कर रहा है? डार्क रिएक्शन यूज कर रहा है। और फिर डार्क रिएक्शन क्या रिलीज कर रहा है? तो सुन लो, डार्क रिएक्शन रिलीज कर रहा है एडीपी। ठीक है, एडीपी रिलीज कर रहा है और एनएडीपी रिलीज कर रहा है। अब जरा तुम खुद सोचो, डार्क रिएक्शन ने क्या छोड़ा, क्या रिलीज किया? एडीपी, जो कि लाइट रिएक्शन ने यूज किया और कन्वर्ट कर दिया एडीपी के अंदर। फिर एडीपी किसने यूज किया? डार्क रिएक्शन ने। क्या क्या छोड़ा? एडीपी। फिर किसने यूज किया? यानी कि एक पूरा साइकिल चल रहा है। इसी तरह एनएडीपी किसने छोड़ा? ये एनएडीपी है, ओके। एनएडीपी किसने रिलीज किया? डार्क रिएक्शन ने छोड़ा। और किसने यूज किया? लाइट रिएक्शन ने यूज करके एनएडीपीएच बना दिया। फिर अगेन एनएडीपीएच यूज किया, डार्क रिएक्शन ने क्या छोड़ा? एनएडीपी छोड़ा। ठीक है, यहां तक ये बात आपके समझ में आ गई, हाँ है ना? यहाँ तक आप सब मेरे साथ हैं, हाँ है ना? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यहाँ तक कि आप सब मेरे साथ हैं, क्या ये बेसिक बात आप सब की समझ में आ गई? अगर कोई एक बच्चा भी पीछे रह जाए, मुझे एक रिपीट लिख दे, ठीक है? कोई एक बच्चा भी पीछे रह जाए, मुझे एक रिपीट लिख दे। आगे चलूं मैं? आगे चलूं? देखो, NADPH यूज कर रहा है डार्क रिएक्शन, ठीक है, और रिलीज कर रहा है NADP, ठीक है, एनर्जी के तौर पे, मुस्तफा, एनर्जी के तौर पे। आगे चलूं? सब बच्चे यस लिखे। मैंने आसान सी बात की, मैंने कहा लाइट रिएक्शन में H2O यूज हुआ, ऑक्सीजन लिबरेट हुआ। डार्क में CO2 यूज हुआ, तीन चीजें बनी, स्टार्च बना, अमाइनो एसिड बना, फैटी एसिड बना। मैंने कहा एटीपी और NADPH, चलो रुको, मैंने कहा एडीपी और NADP कौन रिलीज कर रहा है? डार्क रिएक्शन रिलीज कर रहा है। और यूज कौन कर रहा है? लाइट रिएक्शन। यानी कि आज से ये बात वो MCQ में पूछ सकते हैं कि लाइट रिएक्शन यूजेस डैश। लाइट रिएक्शन एडीपी को यूज कर रहा है एटीपी बनाने के लिए, NADP को यूज कर रहा है NADPH बनाने के लिए। जबकि डार्क रिएक्शन में उल्टा काम हो रहा है, डार्क रिएक्शन एटीपी यूज कर रहा है एडीपी बनाने के लिए, NADPH यूज कर रहा है NAD बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ तक आप सब मेरे साथ हैं, हाँ या ना? यहाँ तक आप सब मेरे साथ हैं, हाँ कि ना? सब बताओ भाई। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आगे चलूं? मैं आपके सामने लाइट रिएक्शन की बात करने लगा हूं, ठीक है।
ये पूरा प्रोसेस कोशिश होगी कि आपके लिए आसान कर दें। ये मैं आपके सामने डार्क रिएक्शन की बात करने लगा हूँ। भाई फर्ज करो ये मेरे पास कौन है, मेरे पास दो अदद ग्रहणा है, ठीक है, ये मेरे पास दो अदद कौन है, ग्रहणा है। इस वाले ग्रहणा को मैं नाम दे रहा हूँ इट इज फोटो सिस्टम 2, ठीक है। याद है ना मैंने दो अदद की बात की थी, मैंने कहा था 680 वाले के लिए 2 और 700 वाले के लिए 1, ठीक है। दूसरे वाले को मैं कह रहा हूँ इट इज फोटो सिस्टम 1, 700 तक इसकी एबिलिटी, ठीक है। अब सुनना बहुत गौर से। भाई मैं कह रहा हूं सबसे पहले क्या हुआ कि हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल टूट गया किसके अंदर, ऑक्सीजन के अंदर और हाइड्रोजन के अंदर, यानी कि दो अदद H2 रिलीज हो गए, दो अदद फोटोन रिलीज हो गए। अब ये दो अदद फोटोन क्या हुआ, ये दो अदद अच्छा देखो, इस चैप्टर के अंदर ना मैं फोटोन को इलेक्ट्रॉन से तशबीह दूंगा। जहां मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है फोटोन, ठीक है। परेशान मत होना, यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन का मतलब है फोटोन, ठीक है। जहां मैं लिखा है 2e इसका मतलब है दो फोटोन, ठीक है। जहां मैं लिख रहा हूँ दो इलेक्ट्रॉन इसका मतलब है 2 फोटॉन्स, ठीक है। ये बात याद है आपको। चलो अब सुनो, मैंने कहा कि मेरे पास क्या हुआ भाई, लाइट रिएक्शन में सबसे पहले वाटर का मॉलिक्यूल तोड़ दिया गया। वाटर के मॉलिक्यूल के तोड़ने से दो अदद फोटोन क्या हो, रिलीज हो गए, और वो दो अदद फोटोन हमारे पास PS1 में दाखिल हो गए। इतने में ही हमारे पास क्या हो रहा है, ऊपर से लाइट रे आ गई, क्योंकि भाई मैंने कहा इट इज लाइट रिएक्शन। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर फौरन से एक लाइट रे आ गई। कितनी लाइट रे आ गई, 680 नैनोमीटर वाली इंटेंसिटी वाली या फिर वेवलेंथ वाली लाइट रे आ गई। अब क्या हुआ, अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन, जो दो फोटोन छुपे बैठे हुए थे इस रिएक्शन सेंटर के अंदर, क्या हुआ, इस लाइट रे के आने के बाद, इस लाइट रे के आने के बाद क्या हुआ, लाइट रे जाके इस पे पड़ी और एकदम से दो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि दो फोटॉन्स एक्साइट हो गए। क्या हुआ, ये दो फोटॉन्स या दो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए बेटा, एक्साइट हो गए। आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट, आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट, क्या कह रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं मैं, फिर सुनो। मैंने कहा मेरे पास एक अदद ग्रहणा है, ठीक है। ग्रहणा के इर्द गिर्द, ग्रहणा के इर्द गिर्द, ठीक है, क्या हुआ, मैंने कहा H2O के टूटने के बाईस दो इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द आगे जमा हो गए। फिर क्या हुआ, मैंने कहा एक इंटेंसिटी वाली एक लाइट पड़ी और उस लाइट के पड़ने के बाईस, उस लाइट के पड़ने के बाईस ये दो फोटोन इसके इर्द गिर्द से इसके रिएक्शन सेंटर के अंदर आकर घुस गए। क्या हुआ, मैंने कहा ये दो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि दो फोटॉन्स जो कि इसके इर्द गिर्द थे, क्या हुआ, एकदम से इसके रिएक्शन सेंटर में आके घुस गए। और मैंने कहा था ना कि हम रिएक्शन सेंटर को एक और नाम देंगे, PEA, देखो ये आ गया PEA। अब तक की बात आप सब मेरे साथ हैं, फिर सुनो। मैंने कहा वाटर मॉलिक्यूल टूटा, टूटने के बाद क्या हुआ, दो फोटोन क्या हुआ, ग्रहण के अंदर आ गए। लेकिन अभी वो रिएक्शन सेंटर में पहुंचे नहीं है, जिसके लिए एकदम से लाइट पड़ी, 680 नैनोमीटर वाली लाइट पड़ी। और इस लाइट पड़ने के बाद क्या हुआ, वो दोनों फोटॉन्स रिएक्शन सेंटर के अंदर आकर घुस गए। यहां तक आप सब मेरे साथ हैं, हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई। यहां तक कि आप सब मेरे साथ हैं, हाँ या ना, सब बताओ, सब बताओ। सब मेरे साथ हैं, सब मेरे साथ हैं। अच्छा जी। अब अगेन क्या हुआ, अब देखो PEA मैं बोल रहा हूँ रिएक्शन सेंटर को, रिएक्शन सेंटर का ही मैं कौन नाम दे रहा हूँ, PEA। एंड में इसकी वजाहत भी करूंगा, ठीक है। अच्छा अब सुनो, अब याद रखो भाई लाइट रे तो कंटिन्यूसली पड़ी जा रही है, पड़ी जा रही है, पड़ी जा रही है। अब क्या हुआ, अब की बार जो रिएक्शन सेंटर के अंदर छुपे हुए दो फोटॉन से वो रिएक्शन सेंटर से बाहर आए और सबसे पहले कहाँ पहुंचे, सबसे पहले वो पहुंचे फायोफाइटिन में। आपसे पाथवे का नाम वो लाजमी पूछते हैं, पाथवे आपके जहन में होना चाहिए। वो आपसे पूछेंगे कि सबसे पहले रिएक्शन सेंटर के बाद सबसे पहले फोटोन कहाँ पहुंचे, आप बोलेंगे फायोफाइटिन में पहुंचे, ठीक है, फायोफाइटिन में पहुंचे। फायोफाइटिन के बाद वो दो फोटोन कहाँ पहुंचे, प्लास्टोक्वानिन के अंदर पहुंचे। कहाँ पहुंचे भाई, प्लास्टोक्वानिन के अंदर पहुंचे, ठीक है। और प्लास्टोक्वानिन के बाद वो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के अंदर पहुंचे। कहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंचे बेटा, प्लास्टोक्वानिन के बाद वो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के अंदर पहुंचे और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के बाद वो अगेन प्लास्टोक्वानिन के अंदर पहुंच गए। ये पाथवे आपके जहन में होना चाहिए, ये पाथवे वो आपसे लाजमी पूछेंगे। मैं अपनी बात को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने कहा मेरे पास क्या था, मेरे पास एक वाटर मॉलिक्यूल था, वाटर मॉलिक्यूल टूटा, उसके टूटने के बाद दो अदर फोटोन क्या हुआ, एकदम से कहाँ घुसे, ग्रहण के अंदर आ गए। फिर मैंने कहा लाइट पड़ी, लाइट के पड़ने के बाद वो घुस गए कहाँ पर, रिएक्शन सेंटर के अंदर, इसको मैं नाम दे रहा हूँ PEA। फिर मैंने कहा कि रिएक्शन सेंटर के बाद सबसे पहले वो क्या, किसके बाद, फायोफाइटिन के बाद।
फाइटोफाइटिन के बाद कहाँ गए, प्लास्टोक्वानिन के पास गए, फिर कहाँ गए, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास गए, फिर कहाँ गए, अगेन टीक्यू के पास है, और उसके बाद फोटो सिस्टम 1 यानी कि दूसरे ग्रहण के वो इर्द गिर्द आ गए। देखो यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए। अगेन क्या हुआ बेटा, वो दूसरे ग्रहण के इर्द गिर्द आ गए। अब अगेन क्या हुआ, अब लाइट पड़ेगी, लाइट पड़ने के बाद वो रिएक्शन सेंटर के अंदर घुस जाएंगे, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ पीईए। ठीक है, जिसको मैं नाम दे रहा हूँ पीईए। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ना उसके पास दो ऑप्शंस हैं, यहाँ पर उसके पास दो ऑप्शंस हैं क्या, या तो वो इस पीईए से आगे जाएगा, या फिर वो इस पीईए से पीछे आएगा। आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? जी, आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? फिर सुनो, मैं अपनी बात को जरा यहां तक रिपीट कर रहा हूं। मैंने कहा एक अदद वाटर मॉलिक्यूल टूटा, टूटने के बाद क्या हुआ, दो फोटोन एक्साइड हुए। सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 के वो इर्द गिर्द आ गए। ठीक है, जब मैं कह रहा हूँ फोटो सिस्टम 2, इट्स मीन मैं आई एम टॉकिंग अबाउट होल ग्रेना। ठीक है, फिर मैंने कहा लाइट रे के पढ़ने के बाद वो चले गए कहाँ पर, पीईए के अंदर, यानी कि उसके रिएक्शन सेंटर के अंदर। अब लाइट रे कंटिन्यूसली पड़ती जा रही है। ठीक है, फिर वो कहाँ गए, वो गए फाइटोफाइटिंग के चले गए, फिर कहाँ गए, फिर हो गए प्लास्टोक्वानिन के अंदर, फिर वो आ गए साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के अंदर, फिर वो आ गए अगेन फाइट प्लास्टोक्वानिन के अंदर, और उसके बाद वो चले गए PS1 के अंदर। ठीक है, अब मैंने कहा लाइट रे पड़ी और PS1 से वो उसके रिएक्शन सेंटर के अंदर घुस गए, जिसको मैं पीईए का नाम दे रहा था। यहां तक आप सब मेरे साथ हैं? यहां तक आप सब मेरे साथ हैं, हाय ना? सब मेरे साथ हैं? अच्छा, अब देखो इसके पास ना इस इन दो फोटॉन्स के पास अब यहाँ पर दो रास्ते हैं। इन दो फोटॉन के पास अब यहाँ पर दो रास्ते हैं, या तो वो इसके रिएक्शन सेंटर से वापस आएंगे किसके पास, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, या फिर वो इसके रिएक्शन सेंटर से आगे जाएंगे आयरन सल्फर प्रोटीन के पास। फिर सुनो, मैंने कहा इस PS1 से उनके पास अब दो रास्ते हैं, या तो वो वापस आएंगे, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। अगर वो वापस आ गए तो हम इस वाले अमल को, ये देखो जिसमें जा रहे हैं वापस आ रहे हैं, जा रहे हैं वापस आ रहे हैं, जाएंगे वापस आएंगे, इस वाले अमल को हम नाम देंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? अगर वो वापस वहीं पर आ गए, अगर वो वापस पीछे आ गए, तो इस वाले अमल को हम नाम देंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। लेकिन अगर वो आगे चला गया, आगे बेटा कहाँ जाएगा, अगर मैं नॉन साइक्लिक की बात करूंगा, तो याद रखो नॉन साइक्लिक के अंदर वो आगे जाएंगे आयरन सल्फर प्रोटीन के पास, उसके बाद वो जाएंगे फेरोडॉक्सिन के पास, और उसके बाद एंड वो जाएंगे NADP रिडक्टेस एंजाइम के पास वो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, NADP कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, NADPH के अंदर। अच्छा, मैं अपनी बात को एक मर्तबा फाइनल करके फिर से आपको वजाहत कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, फिर सुनना मेरी बात को, बहुत गौर से सुनना आप। मैं कह रहा हूँ आपसे, सबसे पहले मेरे पास क्या था बेटा, एक अदद वाटर मॉलिक्यूल था। ठीक है, अब उस वाटर मॉलिक्यूल से क्या हुआ, उस वाटर मॉलिक्यूल के टूटने से दो अदद फोटोन एक्साइट हो गए। क्या हुआ भाई, देखो PS2 के अंदर आ गए, इर्द गिर्द आ गए। अब लाइट पड़ी, लाइट पड़ने के बाद वो उसके रिएक्शन सेंटर में आ गए, जिसको हम नाम दे रहे थे। अब रिएक्शन सेंटर में जब अगेन लाइट पड़ी, तो वो एक्साइट हो गया, आ गए कहाँ पर, फाइटोफाइटिन के पास आ गए। अब उसके बाद कहाँ गए, उसके गए प्लास्टोकॉनिन के पास, उसके बाद वो गए साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, उसके बाद वो गए अगेन प्लास्टोकॉनिन के, और फिर वो अंदर घुस गया किसके, PS1 के पास। फिर मैंने कहा लाइट पड़ी और PS रिएक्शन सेंटर के अंदर आके, यानी कि पीईए के अंदर यहाँ पर आ गए। अब देखो वो दो थे ना, वो दो थे। अब एक फर्ज कर लो कि एक निकल गया यहाँ पर, यानी कि एक अगर वापस आ गया, एक अगर अपना था वापस आ गया किसके पास, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, ये FD से होता हुआ आएगा। ठीक है, फेरोडॉक्सिन से होता हुआ आएगा। और मैंने कहा दूसरा कहाँ चला गया, दूसरा हमारे पास यहाँ पर आ गया, आयरन सल्फर प्रोटीन के पास आ गया। उसके बाद आगे चला गया कहाँ पर, FD के पास। और फिर क्या हुआ, और फिर वो एक इलेक्ट्रॉन NADP रिडक्टेज के पास आया। अब देखो ये रहा ना फोटोन, वो ये रहा फोटोन। अब जब वो NADH के साथ मिलेगा, जब वो NADP के साथ मिलेगा, जरा मुझे बताओ क्या बनेगा, जाहिर सी बात है NADPH बन जाएगा।
और अगर वो वापस आया तो वापस आने के अमल को हम नाम देंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अगर वो वापसी ना आया तो इस आने के अमल को हम नाम देंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या ये प्रोसेस आपके जहन में क्लियर हुआ? जल्दी बताओ भाई, क्या ये प्रोसेस आपको क्लियर हुआ? थोड़ा मुश्किल है। क्या ये प्रोसेस आपको क्लियर हुआ? कोई एक बच्चा भी ऐसा रह गया जिसको क्लियर ना हुआ हो तो मुझसे पूछ ले। देखो ये रास्ता है, ठीक है। लाइट रिएक्शन को बेटा, लाइट रिएक्शन को। फोटो मीन्स लाइट, ठीक है। भाई इसको आपने समझ लें इस तरह कि ये आपका अपना घर था। देखो, ये आपका अपना घर है, अपना घर है, और ये घर है नानी का। अब कभी कभार ऐसा हुआ है कि आप नानी घर गए और मामू के बच्चे अपने ननियाल चले गए, ठीक है, अपने चले गए ननियाल। अब फर्ज कर लो आप अपने घर से गए नानी घर पे, ये आगे घर नानी का, ठीक है, नानी के घर का सेंटर है। अब आपका छोटा भाई, आप दो भाई बहनों, अब आप तो घर वापस आ गए। आपके घर वापस आने को हम बोल रहे हैं साइक्लिक, ठीक है। अगर आपका भाई नानी के बच्चों के साथ चला गया उनके ननियाल, सॉरी मामू के बच्चों के साथ चला गया उनके ननियाल, तो इसको हम बोल रहे हैं नॉन साइक्लिक, ठीक है। ये फर्क है। जी जवाब, आगे चले भाई, आगे चलूं? चलो जी आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव फॉरवर्ड। अगली बात हमें करनी है रिगार्डिंग डार्क रिएक्शन। अब हम जा रहे हैं बच्चों डार्क रिएक्शन की बात करने। अब आप जानते हैं डार्क रिएक्शन वो होगा कि जिसमें लाइट का कोई किरदार नहीं होगा और ये अंधेरे के अंदर हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा याद रखो, डार्क रिएक्शन को हम बोलते हैं कैल्विन मेल्विन साइकिल भी, ठीक है। डार्क रिएक्शन का एक और नाम है कैल्विन साइकिल भी। और किस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया या किसने दरियाफ्त किया, उसका नाम है कैल्विन मेल्विन, ठीक है। कैल्विन मेल्विन नाम था। याद रखो उसने ये प्रोसेस किस सन के अंदर दरियाफ्त किया, तो 1950 के अंदर ये प्रोसेस हमारे पास पेश आया। और उसके साथ साथ इस इन चाचा को 1961 के अंदर नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। इन चाचा को इनके इस अमल की वजह से 1961 में नोबेल प्राइज दिया, पता नहीं किसने दिया मगर दिया, ठीक है। अच्छा डार्क रिएक्शन को आप लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन का भी नाम देते हैं, ठीक हो गया। यहाँ तक आप सब मेरे साथ हैं, हाँ या ना? जल्दी बताओ भाई, यहाँ तक क्या आप सब मेरे साथ हैं, हाँ कि ना? जल्दी बोलो। ओके। डार्क रिएक्शन मैंने कहा कैल्विन मेल्विन की चालाकी थी। कब कब उन्होंने किया? 1950 में किया। और उनको 1961 में एक अदद नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। और मैंने कहा कि इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को। अच्छा अब इसके अंदर हो क्या रहा है? अब इसके अंदर हो क्या रहा है? तो याद रखो, याद रखो डार्क रिएक्शन के अंदर बेसिकली, डार्क रिएक्शन के अंदर राइबोलूस बेस फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा होता है 3 कार्बन वाले कंपाउंड के अंदर। अगर कोई आपसे पूछ ले डार्क रिएक्शन का सबस्ट्रेट क्या है, आप बोलोगे राइबोलूस बिसफॉस्फेट। कोई आपसे पूछ ले डार्क रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे 3 कार्बन वाला कंपाउंड, ठीक हो गया। अच्छा अब स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट। भाई फर्स्ट करो, सबसे पहले हमारे पास था, सबसे पहले हमारे पास था कौन? राइबोलोस बिसफॉस्फेट, क्योंकि मैंने कहा ये हमारे पास सबस्ट्रेट है। बुशरा कुछ कुछ डेट्स याद कर लें, वैसे डेट्स इतनी पूछते नहीं है। मैं आपको सेशन के एंड में ना एक पूरा चार्ट भेज दूंगा, उस चार्ट में हर डेट लिखी हुई है, ठीक है। मेरे पास रखा हुआ है चार्ट को। चलो सुनो भाई, मैंने कहा डार्क रिएक्शन का रिएक्टेंट कौन है, सबस्ट्रेट कौन है? राइबोलोज बिसफॉस्फेट। प्रोडक्ट कौन है? 3 कार्बन वाला कंपाउंड, ठीक हो गया। आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले याद रखो हमारे पास रिएक्टेंट कौन है? राइबोलोज बिसफॉस्फेट है, ये आ गया। फर्स्ट करो, मैं कह रहा हूँ कि भाई इसकी तादाद 3 है। राइबोलोज बिसफॉस्फेट मेरे पास 3 है। आगे चलते हैं। अब आप जानते हैं मैंने कहा था डार्क रिएक्शन में, डार्क रिएक्शन में क्या चीज यूज हो रही थी, जल्दी बताओ, आप जानते हैं? मैंने कहा था ना लाइट रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन क्या हो रहा था। आओ ऊपर चलो, यहाँ देखो, ये देखो, लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन
लिबरेट हो रहा था और यूज कौन हो रहा था, H2O। डार्क रिएक्शन में CO2 यूज हो रहा था। आओ यहाँ देख लेते हैं भाई, ये देखो, आओ यहाँ देख लेते हैं। मैंने कहा 3 राइबोलोज बिसफॉस्फेट है। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया 3 कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, हम 3 3 की बात करेंगे, ठीक है, हम 3 3 की बात करेंगे। हमारे पास सबसे पहले था RuBP यानी कि राइबोलोज बिसफॉस्फेट, किसमें कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, याद रखो ये 6 कार्बन वाले कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो गया। और इनकी तादाद कितनी है, अगेन 3, ठीक है। अभी हम 3 3 की बात करेंगे। 3 राइबोलोज बिसफॉस्फेट कन्वर्ट हो गए 6 कार्बन वाले कंपाउंड के अंदर, ठीक है भाई। फॉर एग्जांपल 3C6, ठीक है, मिसाल दे रहा हूं इस तरह। 3 राइबोलोज बिसफॉस्फेट कन्वर्ट हो गए 6 कार्बन वाले कंपाउंड के अंदर, किसको यूज किया, 3CO2 को यूज किया। अच्छा, यहाँ पर ना एक एंजाइम भी काम कर रहा होता है इस वाले प्रोसेस के अंदर कि जब राइबोलोज बिसफॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है 6 कार्बन वाले कंपाउंड के अंदर, तो यहाँ पर एक एंजाइम काम कर रहा होता है, उसका नाम होता है रूबिस्को, ठीक है। रूबिस्को एंजाइम यहाँ पर काम कर रहा होता है, ठीक है। आगे सुनो, अब ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड एक्सचेंज हो जाएगा, क्या मतलब भाई, देखो पहले था ना 3C6, अब बन जाएगा 6C3, यानी कि अब ये बन जाएगा 6 3 कार्बन वाले कंपाउंड के अंदर एक्सचेंज हो गया। ये बन जाएगा 3 6 कार्बन वाले, सॉरी 6 3 कार्बन वाले कंपाउंड के अंदर। फिर सुनो, मैंने कहा RuBP था, CO2 को यूज किया, रूबिस्को को यूज किया, कन्वर्ट हो गया 6 कार्बन वाले कंपाउंड के अंदर, ठीक है। अगेन कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, 3 कार्बन वाले कंपाउंड के अंदर। अब क्या मैं कह सकता हूं कि यहां तक कि जब राइबोलोज बिसफॉस्फेट कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, 3 कार्बन वाले कंपाउंड के अंदर, किसको, CO2 को यूज करके, क्या मैं इन स्टेप्स को कह सकता हूं CO2 फिक्सेशन, क्योंकि हम यहाँ पर CO2 को फिक्स कर रहे हैं ना, हम CO2 की मदद से हम कार्बन फॉर्म कर रहे हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, हाँ या ना, यहां तक सब मेरे साथ हैं। राइबोलोज बिसफॉस्फेट ने CO2 को यूज किया, कन्वर्ट हुआ 6 कार्बन वाले कंपाउंड के अंदर, फिर कन्वर्ट हो गया 3 कार्बन कंपाउंड के अंदर, ठीक है। और यूज कर रहा है किसको, CO2 को, रूबिस्को को। तभी हम इन 3 स्टेप्स को हम नाम दे रहे हैं CO2 फिक्सेशन, ठीक है। आगे चलो भाई, ओके आगे चलते हैं। अब याद रखो भाई, अब याद रखो ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड, ये 3 वाला कार्बन वाला कंपाउंड हमारे पास कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हुआ, 3PG के अंदर। मैं अपनी तमाम तरह एब्रिविएशंस को एंड में जस्टिफाई करूंगा। अभी तक सिर्फ याद रखो कि 3 कार्बन वाला कंपाउंड कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, 3PG के अंदर। अच्छा, अब थे कितने, 6 थे, तो जाहिर सी बात है भाई ये भी 6 रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसी के बैक वक्त यहाँ पर क्या हुआ, 6 ATP हमारे पास कन्वर्ट हो गए 6 ADP के अंदर। यानी कि क्या हुआ, यानी कि बच्चों हमारे पास क्या हुआ, क्या क्या निकला, जाहिर सी बात है फॉस्फेट निकला। जाहिर सी बात है क्या निकला बेटा, फॉस्फेट निकला। और कितने निकले, 6 फॉस्फेट निकले। अब जब फॉस्फेट आ गए तो ये PG जो कि था पहले फोस्फो, क्या हो गया, क्या बन जाएगा, बाय फोस्फो। ऐसा ही है ना, क्योंकि इसके पास क्या गया, इसके पास एक अदद फॉस्फेट आ गया, 6 आ गए। यानी कि मैं ये बात कहने पर कायल हूं कि इसके पास 6 अदद बाय फॉस्फोग्लिसरल ग्लिसरिक एसिड यहाँ पर आ गया। यहाँ तक आप सब मेरे साथ हैं, यहाँ तक क्या आप सब मेरे साथ हैं, जल्दी बताओ भाई। फिर सुनो, मैंने कहा सबसे पहले राइबोलोज बिसफॉस्फेट यूज करेगा CO2 को, रूबिस्को को यूज करेगा, कन्वर्ट होगा किसके अंदर, 6 कार्बन वाले कंपाउंड के अंदर, ठीक है। अब वो होंगे कितने, वो 3 होंगे। फिर मैंने कहा कि ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड कन्वर्ट हो गया 3 कार्बन वाले कंपाउंड के अंदर, ऐसा ही है। फिर मैंने कहा ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, 3PG के अंदर। अब मैंने कहा बैक वर्क साइड के अंदर 6 ATP कन्वर्ट हो गए 6 ADP के अंदर, यानी कि एक फॉस्फेट आ गया। तो क्या हो गया, ये बन गया बाय फॉस्फेट ना, क्योंकि इसके पास फॉस्फेट ग्रुप लग गया आगे। तो याद रखो 1,3, यानी कि देखो एक आया ना, यहाँ देखो ये एक आया है, ये सॉरी 6 आए हैं, मैं कह रहा हूँ भाई ये एक 6 1 जा 6, ठीक है, 6 1 जा 6, तो ये हो गया बेटा 1,3 बाय PG, ठीक है, बिस PG, यानी कि इसके पास फॉस्फेट ग्रुप आ गया। अब याद रखो, अब क्या होगा, अब क्या होगा भाई, अब यहाँ पर याद रखो ये 3PG कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, किसके अंदर, G3P के अंदर। अब व्हाट इज मीन बाय G3P, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। लेकिन ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होने के लिए इसको 6 हाइड्रोजन चाहिए, इट नीड 6 हाइड्रोजन। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए बैक वर्क 6 NADPH जो कि बन रहे थे कहां पर, लाइट रिएक्शन में, वो यहाँ पर यूज होंगे।
कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, NAD के अंदर, NADP के अंदर। और बेटा यहाँ पर इसको 6 हाइड्रोजन मिल जाएंगे, और 6 हाइड्रोजन मिलने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर बेटा, 6G3P के अंदर। यहां तक आप सब मेरे साथ हैं? यहां तक आप सब मेरे साथ हैं, हाँ या ना, जल्दी बताओ। क्या यहां तक आप सब मेरे साथ हैं? जल्दी बताओ। कोई अगर पीछे रह गया तो एक नो लिख दे। कोई अगर पीछे रह गया तो एक नो लिख दे। जी बिल्कुल। अच्छा अब जरा एक बात बताओ, एक बात बताओ, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, और हाइड्रोजन के ऐड होने को हम क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं हम? रिडक्शन कहते हैं। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये हमारे पास 4 स्टेप्स, इनको हम नाम देते हैं रिडक्शन का। यहाँ पर रिडक्शन का अमल परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक सब मेरे साथ हैं? अच्छा अब ये देखो, ये जो हमारे पास 6G3P थे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा 5G3P के अंदर, यानी कि एक G3P हमारे पास क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। एक G3P हमारे पास रिलीज हो जाएगा, जो कि आगे जाके काम आएगा किसके, कार्बोहाइड्रेट के बनने के लिए, अमाइनो एसिड के बनने के लिए, फैटी एसिड के बनने के लिए, ठीक है। एक G3P यहाँ से हमने हटा दिया, रिलीज कर दिया। अब यहाँ देखो, अब ये 5 वाला G3P ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, इट विल कन्वर्टेड इनटू राइबोलोज फॉस्फेट। और कितने होंगे, ये होंगे 3, 2 अगेन रिलीज कर देगा, ठीक है। 2 अगेन क्या कर देगा, ये रिलीज कर देगा। अब देखो ये राइबोलोज फॉस्फेट है, हमें चाहिए राइबोलोज बिस फॉस्फेट, क्या होगा, यानी कि फॉस्फेट की अगेन क्या नीड है, बैक वक्त क्या हो रहा होगा, 3 ATP अगेन टूट रहे होंगे किसके अंदर, ADP के अंदर, और 3 फॉस्फेट निकल के इसके पास आ जाएंगे, और ये कन्वर्ट हो जाएगा राइबोलोज बिस फॉस्फेट के अंदर। अब जो हमारे पास रिएक्टेंट था, हम वापस रिएक्टेंट की जाने पड़ रहे हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर हमारे पास रीजनरेशन का अमल हो रहा है, क्योंकि हम राइबोलोज बिस फॉस्फेट को अगेन अटेन कर रहे हैं। क्या आपकी समझ में यहाँ तक बात आई या नहीं आई? क्या आपकी समझ में यहाँ तक बात आई या फिर नहीं आई? सब बताओ। अच्छा मैं आपको क्लास के एंड में एक अदर चार्ट भी सेंड करूंगा, जिस चार्ट में मैं अपनी तमाम तर बातों को ऐसी भी वजाहत करूंगा कि किस प्रोसेस में कितने ATP यूज हुए और किस प्रोसेस में कितने NADH यूज हुए। जी बिल्कुल खदीजा, ऐसा ही है। क्या यहाँ तक आप सबको बात समझ में आ गई, हाँ या ना? मैं एक मर्तबा फिर से ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। राइबोलोज बिस फॉस्फेट कन्वर्ट हुआ था किसके अंदर, 6 कार्बन वाले कंपाउंड के अंदर। उसके बाद ये कन्वर्ट हुआ था किसके अंदर, 3 कंपाउंड वाले अंदर। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये बन गया 3PG, फिर बन गया 1,3 बाई BG। बाय कैसे हुआ, क्योंकि हमारे पास 6 ADP कन्वर्ट हो गए थे, 6 ADP के अंदर फॉस्फेट रिलीज हो गया था। उसके बाद हमने कहा कि भाई हमें इसको G3P के अंदर, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करना था। उसके लिए हमारे पास क्या काम आया, उसके लिए हमारे पास NADPH काम आया। उसको अपने आप को उसने तोड़ा किसके अंदर, NADP के अंदर, और 6 हाइड्रोजन रिलीज हो गए, जो कि आगे यहाँ पर शामिल हो गए। फिर मैंने कहा ये 6G3P कन्वर्ट हो गए 5G3P के अंदर, यानी कि एक G3P क्या हुआ, रिलीज हो गया, जो कि आगे काम आ जाएगा अमाइनो एसिड के बनने पर, कार्बोहाइड्रेट के बनने पर, फैटी एसिड के बनने पर, ठीक हो गया। फिर मैंने कहा कि ये हमारे पास अगेन क्या हुआ, क्या हुआ, हमारे पास G3P कन्वर्ट हुआ राइबोलोज फॉस्फेट के अंदर, 3 के अंदर, ठीक है। 2 यहाँ पर अगेन क्या हुआ, रिलीज हो गए। और फिर क्या हुआ, फिर ये अगेन कन्वर्ट हुआ किसके अंदर, इसको कन्वर्ट हुआ था बिस फॉस्फेट के अंदर, जिसके लिए 3 ATP 3 ADP के अंदर कन्वर्ट हुए, और हमारे पास क्या हुआ, फॉस्फेट आके इससे मिल गया। इसके बाद इसे क्या हो गया, राइबोलोज बिस फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो गया। जी ऐसा ही है। क्या यहाँ तक आप सब मेरे साथ हैं, हाँ या ना? क्या यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया? सब बच्चे बताएं। हर एक बच्चा बताएगा कि यहाँ तक क्या आपको समझ में आ गया।
ओके बच्चों, अभी तक अब आपके क्या तासुरात हैं? अभी तक ये चैप्टर आसान है या मुश्किल है? अभी तक क्या आपके क्या तासुरात हैं कि ये चैप्टर आसान है या मुश्किल है? जल्दी बताइए, अभी तक के क्या तासुरात हैं? जी, अभी तक के आपके क्या तासुरात हैं? ये चैप्टर आसान है कि मुश्किल है? जी, अभी तक बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा आपको फोकस करना है। ठीक है, थोड़ा सा आपको फोकस करना है, समझ के याद करना है, रट्टा नहीं मारना इसका, रट्टा नहीं मारना। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, अब हम बात करने लगे हैं रिगार्डिंग रिस्पायरेशन। और आप जानते हैं कि हमारे पास रिस्पायरेशन के अंदर दो तरह के अमल हैं, एक हमारे पास एरोबिक होता है, एक हमारे पास एन एरोबिक होता है। जरा मुझे बताओ, एरोबिक कौन है और एन एरोबिक कौन है? जल्दी बताओ, एरोबिक कौन है और एन एरोबिक कौन है? आप क्या जानते हैं आपके मुताबिक? जी, एरोबिक और एन एरोबिक के हवाले से आप लोग क्या जानते हैं, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही कहा हरीम ने कि एरोबिक वो है कि जिसके अंदर हमारे पास नीड है ऑक्सीजन की, और एनारोबिक वो है कि जिनको जरूरत ही नहीं है ऑक्सीजन की। अच्छा मुझे बताओ कि जिसको नीड है, जाहिर है वो जरूरतमंद है, जाहिर है उसको जरूरत है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि एरोबिक रिस्पायरेशन के अंदर हमारे पास मजीद एनर्जी की रिक्वायरमेंट है क्योंकि इसको ऑक्सीजन की जरूरत है, जबकि एन एरोबिक में हमारे पास लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो ये भी एमसीक्यू है, याद रखना कि एरोबिक के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर है, एनएरोबिक के लिए कम एनर्जी रिक्वायर है। ठीक है, अच्छा मैं आपके सामने जरा एक बेसिक ड्रॉ बेसिक लिख रहा हूँ उसकी इक्वेशन रिस्पायरेशन की, जो आप एक दफा देख लीजिएगा। आपसे इतना पूछेंगे तो खैर बना इस हवाले से कि आप देख लीजिएगा। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन प्लस 36 ADP प्लस 36 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाते हैं 6 CO2 के अंदर, प्लस 6H2O प्लस 36 ATP के अंदर। ठीक है, ये बेसिक इक्वेशन है रिस्पायरेशन की। अच्छा आप जानते हैं हमारे पास, क्या आप जानते हैं कि एरोबिक रिस्पायरेशन हमारे पास कितने तरह की है? क्या आप जानते हैं? अच्छा एक बात और, ग्लाइकोलाइसिस के हवाले से याद रखना कि ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास एरोबिक भी होती है, और ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास बेटा एन एरोबिक भी होती है। हमारे कोर्स में हमें हमारे कोर्स में बेटा हमें तीन चीजें पढ़नी है। ठीक है, हमारे कोर्स में हमें तीन चीजें पढ़नी है, कौन कौन सी? एक हमें पढ़ना है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा पढ़ना है बेटा हमें क्रेब्स साइकिल, और तीसरा हमें पढ़ना है रिस्पायरेटरी चेन। ठीक है, ये तीन चीजें हमें इंशाअल्लाह आज पढ़नी है। चलो अब लेट अस स्टार्ट दी ग्लाइकोलाइसिस। सबसे पहले ये बात याद रखना कि ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास एरोबिक भी है और एन एरोबिक भी है। ठीक है, ये बात याद रखना। अच्छा ये अमल साइटोप्लाज्म के अंदर परफॉर्म हो रहा होता है, ये बात भी याद रखना। अच्छा ग्लाइकोलाइसिस में हो क्या रहा है? देखो बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ना, याद रखो कि छह छह कार्बन वाला कंपाउंड कन्वर्ट हो रहा होता है तीन कार्बन वाले कंपाउंड के अंदर, दो अदद तीन कार्बन वाले कंपाउंड के अंदर ही कन्वर्ट हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा अब इसका आपको नाम इसमें बेसिकली याद करना है। मैं एक बात कहूंगा कि नाम से ज्यादा आपको इसके एंजाइम्स याद करना है। ग्लाइकोलाइसिस का वो चार्ट है ना, इस चार्ट में आपको नाम से ज्यादा आपको इसके एंजाइम्स पर फोकस करना पड़ेगा। इसके एंजाइम्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके एंजाइम्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो बेसिकली क्या हो रहा है, मैंने कहा ग्लाइकोलाइसिस के अंदर छह कार्बन वाला कंपाउंड कन्वर्ट हो रहा है तीन कार्बन वाले कंपाउंड के अंदर, और हम तीन सी वाले कंपाउंड को हम पायरुवेट भी कहते हैं। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहले हमारे पास, अब आप जानते हैं छह वाला कौन है? ग्लूकोज है, जाहिर सी बात है। सबसे पहले हमारे पास बेटा कौन है? सबसे पहले हमारे पास है ग्लूकोज। ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर। अब जाहिर सी बात है भाई, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर फॉस्फेट आया। अब फॉस्फेट कैसे आता है? कि जब एटीपी कन्वर्ट होता है एडीपी के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास आ गया एक अदद फॉस्फेट, जिसकी वजह से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये हो गया। अच्छा अब इसके अंदर एंजाइम कौन सा यूज हुआ? तो याद रखो उस एंजाइम का नाम है, याद रखो उस एंजाइम का हमारे पास नाम है हेक्सोकाइनेस। हेक्सोकाइनेस
एंजाइम वो आपसे पूछते हैं, ठीक है। ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा एंजाइम काम करेगा, आप बोलोगे हेक्सोकाइनेज, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। अब आप मुझे बताइए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में कौन है, आइसोमर है, यानी कि यहाँ पर एंजाइम में कोई आइसोमरेज यूज होगा ना, क्योंकि दिस बोथ आर आइसोमरेज आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। यानी कि याद रखो, यहाँ पर एंजाइम हमारे पास आ रहा होता है फोस्फो फोस्फो हेक्सोज आइसोमरेज, ठीक है। और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। अब देखो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट के अंदर। किसके अंदर बेटा, फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट के अंदर, ठीक है। अब बाई फॉस्फेट तो जाहिर सी बात है, बाई फॉस्फेट के लिए हमें अगेन क्या चाहिए, हमें अगेन फॉस्फेट चाहिए, यानी कि यहाँ पर एटीपी फिर से टूटेगा, कन्वर्ट होगा एडीपी के अंदर, और यहाँ पर फॉस्फेट इसके अंदर आके शामिल हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पर कौन सा एंजाइम काम करेगा, जल्दी बताओ, यहाँ पर कौन सा एंजाइम काम करेगा, तो याद रखो उस एंजाइम का नाम है फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज, ठीक है। अच्छा जी, अब ये फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट दो चीजों में कन्वर्ट होगा, एक तो ये कन्वर्ट होगा G3P के अंदर, और एक कन्वर्ट होगा DHAP के अंदर। मैं अपनी तमाम तर एब्रिवेशंस को एंड में जस्टिफाई करूंगा, ठीक है। फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, G3P के अंदर और ढाप के अंदर, ठीक है। DHAP यानी कि ढाप के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा अब यहाँ पर कौन सा एंजाइम काम करेगा, तो उस एंजाइम का नाम है एल्डोलेज। ये एंजाइम का नाम आपको याद करना है, ठीक है। अच्छा अब देखो, ये G3P ना, ये G3P और DHAP आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, ठीक है। आओ देखते हैं, G3P यहाँ पर आ गया, DHAP यहाँ पर आ गया, दोनों साथ साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले G3P कन्वर्ट होगा किसके अंदर, 1,3 बाय फॉस्फेट ग्रुप के अंदर, ठीक है। अब आप जानते हो कि बाय फॉस्फेट ग्लिसरिक एसिड, अब आप जानते हो कि इसके लिए क्या इस्तेमाल होगा, जाहिर सी बात है, इसको हमने एक अदद क्या दिया है, H दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर 1 आ गया, यानी कि यहाँ पर NAD टूट जाएगा NaDH के अंदर, फिर इसके बाद G3 टूटा किसके अंदर, 1,3 बाय फॉस्फेट ग्रुप के अंदर। अच्छा अब यहाँ पर कौन सा एंजाइम काम करेगा, यहाँ पर इधर और इधर, इन दोनों एंजाइम का आपको नाम याद करना है। देखो इस एंजाइम का नाम एक ही है, उसका नाम है ट्रायोस फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम के नाम आपको याद करने पड़ेंगे, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपको इंशाअल्लाह याद हो जाएगा। एंजाइम से आपको इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या हो रहा है, अब ये 1,3 बीपीजी, यहाँ भी देखो 1,3 बीपीजी कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, 3 पीजी के अंदर, 3 पीजी के अंदर। अब यहाँ पर कौन सा एंजाइम काम करेगा, तो उस एंजाइम बेटा नाम है फोस्फो ग्लूनिक एसिड काइनेज, फोस्फोग्लूनिक एसिड काइनेज। अच्छा अब क्या होगा, अभी 3 पीजी कन्वर्ट हो रहा है 2 पीजी के अंदर, कौन सा एंजाइम काम करेगा, कौन सा एंजाइम काम करेगा, एनी आइडिया, तो सुनो उस एंजाइम का नाम है, उस एंजाइम का बेटा हमारे पास नाम है फोस्फो ग्लिसरो म्यूटेस। अब 2 पीजी कन्वर्ट हो गया पैप के अंदर, पीईपी के अंदर, यहाँ पर कौन सा एंजाइम काम करेगा, तो यहाँ पर एंजाइम काम करेगा एनोलेज। अबे बेटा ये दोनों कन्वर्ट होंगे किसके अंदर, पायरोवेट के अंदर, पायरोवेट के अंदर कौन सा एंजाइम काम करेगा, एंजाइम का नाम है पायरोवेट काइनेज। मैं फिर कहूंगा कि ये एंजाइम के नाम आपको याद करने पड़ेंगे, थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें एंजाइम के नाम आ रहे हैं, एंजाइम के नाम इसीलिए आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे। अच्छा अब इसमें जो आपसे बेसिक बात वो आपसे पूछेंगे ना, इसमें जो आपसे बेसिक बात वो आपसे पूछेंगे और जो अहम बात आपसे पूछेंगे, जो बार बार आती है, अगर एंजाइम के नाम पूछे ना पूछे, एक बात वो आपसे जरूर पूछ सकते हैं, क्या कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर कितना एटीपी बना, कितना एटीपी इस्तेमाल हुआ, कितना नेट एटीपी रहा। तो याद रखो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर याद रखो 4 एटीपी बनता है, 2 एटीपी यूज होता है। अब नेट एटीपी कैसे आएगा, कर लो 4 - 2, क्या आंसर आएगा 2। तो याद रखो नेट एटीपी ग्लाइकोलाइसिस के अंदर 2 हैं, 4 बनते हैं, 2 इस्तेमाल हो जाते हैं, ठीक है।
यहाँ तक आप सब मेरे साथ हैं? यहाँ तक आप सब मेरे साथ हैं, हाँ है ना? जल्दी बताओ भाई, क्या यहाँ तक आप सब मेरे साथ हैं? ग्लाइकोलाइसिस थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इस मुश्किल को आप आसान करेंगे, आप निमोनिक्स बना लें। आप निमोनिक्स बना के आप इसके खाली एंजाइम याद कर लीजिए, और एंजाइम के बाद खाली ये बात याद कर लें कि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एटीपी 4 बन रहे हैं, उसमें से 2 इस्तेमाल होंगे और 2 नेट एटीपी रहेंगे, ठीक है, यानी कि अनयूज रहेंगी। खाली इतनी बातें आपको यहाँ पर आनी चाहिए। नाम वो आपसे इतना नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर उनका मूड हुआ कि वो एमडीकेट बहुत ज्यादा मुश्किल लेंगे, तो वो आपसे यहाँ पर एंजाइम का नाम पूछ सकते हैं। बहुत ही रेयर केस ये है, इतना पूछते नहीं है, लेकिन एहतियातन आप इसको याद कर लीजिएगा। अब वही ये बात आपसे जरूर पूछेंगे कि भाई ब्लैक क्लासेस के अंदर एटीपी कितना बनेगा, 4, 2 यूज होगा और नेट एटीपी हमारे पास 2 रहेगा, ठीक है। क्या यहाँ तक आप सब मेरे साथ हैं, हाँ है ना? सब बताओ। यहाँ तक आप सब मेरे साथ हैं, हाँ है ना? सब बताओ भाई, सब बताओ। ओके जी। अगली बात हमें करनी है रिगार्डिंग लिंक रिएक्शन। अगली बात हम करेंगे रिगार्डिंग लिंक रिएक्शन। अच्छा, अब इस लिंक रिएक्शन में क्या हो रहा है, एनी आइडिया? याद रखो, हम इसी लिंक रिएक्शन को पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन का नाम भी देते हैं, हम इसे ट्रांजिशन रिएक्शन भी कहते हैं साथ साथ, ठीक है। अच्छा देखो क्या हो रहा है, वो पायरुविक एसिड या वो पायरुवेट जो ऊपर बन गया था ग्लाइकोलाइसिस से, वो हमारे पास आ गया। अब कहाँ पर लिंक रिएक्शन में आ गया, देखो ये रहा पूरा पायरुवेट, ये रहा पूरा 3 कार्बन वाला पायरुवेट, ठीक है। क्या होगा इसमें, देखो बैक वक्त क्या हो रहा होगा, एनएडीपी, एनएडी कन्वर्ट हो रहा होगा NaDH के अंदर, जिसकी वजह से हमारे पास 2 को एंजाइम रिलीज होंगे, और वो 2 को एंजाइम इसके साथ आके जब जोड़ेंगे, तो देखो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हमारे पास एसिटाइल को एंजाइम बन जाएगा। फिर सुनो, मैंने कहा आसान सी बात है, इसमें आपसे वो सिंपल ही बात पूछेंगे, आपसे स्ट्रक्चर नहीं पूछेंगे। वो आपसे बोलेंगे भाई लिंक रिएक्शन में क्या हो रहा है, आपने बताएंगे कि लिंक रिएक्शन में जो पायरुवेट पहले बना था, हमने उस पायरुवेट में ऐड किया 2 कोएंजाइम, और ये 2 कोएंजाइम कहाँ से आया, एनएडी के NADH बनने से आया, और ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर। कोई मुश्किल बात नहीं है, आसान सी बात है। सिर्फ इतना याद कर लो क्या, कि लिंक रिएक्शन के अंदर पायरुवेट में 2 कोएंजाइम आके साथ मिले, जिसकी वजह से प्रोडक्ट क्या बन गया, एसिटाइल कोएंजाइम बन गया, और उसके साथ साथ 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गए, ठीक है। खाली इतनी बात याद कर लो, स्ट्रक्चर ना याद नहीं करो, मसला नहीं है। खाली इतनी बात याद कर लो कि लिंक रिएक्शन के अंदर, मैं फिर बात कर रहा हूँ क्या, कि पायरुवेट के साथ 2 कोएंजाइम मिले, और वो क्या बन गया, वो एसिटाइल कोएंजाइम बन गया। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ तक आप सब मेरे साथ हैं, हाँ है ना? यहाँ तक आप सब मेरे साथ हैं, हाँ है ना? जल्दी बताओ। क्या यहाँ तक आप सब मेरे साथ हैं, हाँ है ना? देखो, मैंने कहा लिंक रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, जो पायरुवेट ऊपर बन गया था, कहाँ पर, जो पायरुवेट बन गया था ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, वो पायरुवेट हमने उसको 2 कोएंजाइम दिए, पायरुवेट मिल गया 2 कोएंजाइम के साथ, प्रोडक्ट क्या बन गई, एसिटाइल कोएंजाइम प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड, सिंपल, ठीक है। आगे चलूं, आगे चलूं, ओके। भाई अगला रिएक्शन, सेकंड लास्ट रिएक्शन हमारे पास है क्रैब साइकिल। इसकी डायग्राम मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है। अच्छा, क्रैब साइकिल के हवाले से कुछ बातें आपको याद होनी चाहिए क्या, याद रखो। क्रैब साइकिल को हम 3 तरह के नाम दे रहे होते हैं, कौन कौन से, इसका पहला नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल। अगर वो आपसे ऑप्शन में कहते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल, इसी का नाम है। अगर वो आपसे कहते हैं हैंस क्रैब साइकिल, तब भी इसी का नाम है। ऐसा देखो, क्रैब साइकिल को जिस साइंटिस्ट ने दरियाफ्त किया था, उसका नाम था हैंस क्रैब। क्या नाम है, हैंस क्रैब, ठीक है। और कब दरियाफ्त किया था, 1930 में दरियाफ्त किया था। डेट याद करो ना करो कोई मसला नहीं है, डेट आपसे नहीं पूछते, सिर्फ इतना याद कर लो कि क्रैब साइकिल को हैंस क्रैब नामी साइंटिस्ट ने हमारे पास दरियाफ्त किया था, ठीक है।
और अगर वो आपसे कहते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, तब भी वो आपसे क्रेब्स साइकिल की ही बात कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा अब देखो इसमें हो क्या रहा है, क्रेब्स साइकिल में बेसिकली क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास है ऑक्सैलो एसीटेट, ठीक है। इसका पहला हमारे पास रिएक्टेंट है कौन, ऑक्सैलो एसीटेट, और ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, ठीक है। दिस ऑक्सैलो एसीटेट विल कन्वर्ट इनटू सिटरेट। अच्छा सिट्रेट के पास कितने कार्बन है, 6 कार्बन वाला कंपाउंड है कौन, सिट्रेट। अच्छा यहाँ पर ना बैक वक्त में हमने क्या दिया, हमने इसको एसिटाइल को ए दिया, कहाँ बन रहा था, लिंक रिएक्शन में बन रहा था, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको दिया एसिटाइल को ए, और इस एसिटाइल को ए से इसने 2 कार्बन छीन लिए, जिसकी वजह से ये ऑक्सैलो एसीटेट जो कि 4 कार्बन वाला था कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, सिट्रेट के अंदर जो कि 6 कार्बन वाला है। आर यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट, मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो। मैंने कहा ऑक्सैलो एसीटेट जिसके पास 4 कार्बन थे, हमने उसको एसिटाइल कोएंजाइम दिया। ये कौन है जो अभी बना है ऊपर लिंक रिएक्शन के अंदर, याद है ना आपको, जिससे इसने 2 कार्बन छीने और ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, सिटरेट के अंदर, यानी कि 6 कार्बन वाला कंपाउंड ये बन गया। अच्छा एसिटाइल कोएंजाइम हमने यूज कर लिया, ये क्या बन जाएगा, जाहिर सी बात है खाली रह जाएगा, यानी कि कोएंजाइम ए बन जाएगा जो कि हमने पहले इस्तेमाल किया था, ठीक हो गया। अच्छा देखो अब इस सिटरेट में से ना, अगर हम इस सिटरेट में से पानी निकाल लें, अगर हम इस सिटरेट के अंदर से पानी रिमूव कर लें, तो याद रखो ये बन जाएगा सिस, ये बन जाएगा बेटा सिस एकोनाइट्रेट। क्या बन जाएगा, सिस एकोनाइट्रेट। लेकिन अगर हम इसे वापस पानी दे दें, अगर हम इसे वापस पानी दे दें, तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या, आइसोसिटरेट, ठीक है। ये बन जाएगा क्या बेटा, आइसोसिटरेट ये बन जाएगा, यानी कि इसके पास भी 6 कार्बन ही होंगे। फिर सुनो मैं अपनी बात को फिर रिपीट करूंगा। देखो मैंने कहा सबसे पहले कौन है, ऑक्सैलो एसीटेट है, 4 कार्बन वाला कंपाउंड है। इसको हमने क्या दिया, इसको हमने दिया एसिटाइल कोएंजाइम दिया, जिसकी वजह से इसने उससे 2 सी छीन लिए, कन्वर्ट हो गया सिट्रेट के अंदर 6 सी वाला, ठीक है। मैंने कहा अगर हम इस सिट्रेट में से पानी निकाल दें, तो ये बन जाएगा 6 एकोनाइट्रेट, लेकिन अगर हम इसमें पानी वापस डाल दें, तो ये बन जाएगा आइसोसिट्रेट, अगेन 6 सी वाला कंपाउंड, ठीक है। अच्छा देखो अब ये आइसोसिट्रेट ना एक CO2 रिलीज करेगा, जिसकी वजह से ये बन जाएगा एल्फो कीटो ग्लूटारेट, यानी कि एक कार्बन निकल गया, कितना होगा, पीछे बच गए 5 कार्बन, और 5 कार्बन वाले को हम बोल रहे हैं अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अच्छा याद रखो अल्फा कीटो ग्लूटारेट ना क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है। कैसे, आपकी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है ना, आपकी बॉडी के अंदर जो अमाइनो एसिड है, वो इसी फॉर्म के अंदर आपकी किडनी के पास जा रहा है, वो इसी फॉर्म के अंदर आपके लिवर के पास जा रहा है यूरेसाइकिल के लिए, ठीक है। ये तो ये इंतहाई अहम बात है। आगे चलूं, आगे चलूं। अच्छा अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये अल्फा कीटोग्लूटारेट इसके पास 5 सी हैं, ये अगेन CO2 रिलीज करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा बेटा सक्सीनेट के अंदर। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। सक्सीनेट को हम सक्सीनेट को हम क्या देंगे, एक देंगे हम, 2 देंगे इसको हम हाइड्रोजन, यानी कि यहाँ पर ही बेटा बैक वक्त क्या हो रहा होगा, FAD कन्वर्ट हो रहा होगा FADH2 के अंदर, जिसकी वजह से 2 फोटोन जा रहे होंगे, और सक्सीनेट पहले कन्वर्ट होगा फ्यूमरेट के अंदर, यहाँ पर आएगा फ्यूमरेट, और फ्यूमरेट के अंदर 4 सी होंगे, जाहिर सी बात है। और अगर हम इस फ्यूमरेट के अंदर पानी शामिल कर दें, अगर हम इस फ्यूमरेट के अंदर पानी डाल दें, तो ये बन जाएगा मैलेट, और याद रखो मैलेट के अंदर भी 4 कार्बन है, और अगर इसको हम एक हाइड्रोजन दे दें, यानी कि कैसे मिलेगा, जाहिर सी बात है NAD कन्वर्ट हो रहा होगा NADH के अंदर, उससे क्या होगा, उससे ये वापस अपनी इनिशियल फॉर्म में आ जाएगा, ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर आ जाएगा। मैं अपनी तमाम तरह बातों को फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप क्या मेरे साथ हैं, क्या आप सब मुझे सुन रहे हैं, क्या आप सब मुझे सुन रहे हैं, मैं अपनी सारी बातों को फिर रिपीट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर मैंने कहा सबसे पहले हमारे पास कौन है, सबसे पहले हमारे पास है ऑक्सैलो एसीटेट। सब यहाँ पर गौर करें, सारे काम छोड़ के सब यहाँ पर गौर करें। मैंने कहा सबसे पहले हमारे पास है ऑक्सैलो एसीटेट, ठीक है। ऑक्सैलो एसीटेट बेसिकली 4 कार्बन वाला कंपाउंड है। फिर मैंने कहा ऊपर जो हमारे पास क्या बना था, एसिटाइल कोएंजाइम ए बना था, ठीक है। हमने एसिटाइल कोएंजाइम इसको दिया, जिससे इसने 2 कार्बन छीन लिए। जब इसने 2 कार्बन छीन लिए, तो जाहिर सी बात है क्या बनेगा, ये बन जाएगा 6 कार्बन वाला कंपाउंड, जिसे हम नाम दे रहे हैं सिट्रेट का, ठीक है। फिर मैंने कहा अगर हम इस सिट्रेट में से एक अदद वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे, तो ये बन जाएगा सिस एकोनाइट्रेट। ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्या, कि अगर सिट्रेट में से वाटर निकाल दिया, क्या बनेगा, सिस एकोनाइट्रेट। अगर हम इसे वाटर दे देंगे, ये बन जाएगा आइसोसिट्रेट, ठीक हो गया, 6 कार्बन वाला कंपाउंड। अब क्या होगा, अब जब हम इस आइसोसिट्रेट में
से एक CO2 रिलीज कर देंगे, यानी कि एक कार्बन गया, क्या बन गया, ये बन जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट, 5 कार्बन वाला कंपाउंड। फिर मैंने कहा कि अगेन क्या हुआ, इस अल्फा कीटो ग्लूटारेट से एक हमने CO2 निकाल दिया, यानी कि एक कार्बन फिर से गया, ये बन जाएगा सक्सीनेट, 4 कार्बन वाला कंपाउंड। और सक्सीनेट को फ्यूमेरेट बनाने के लिए FAD कन्वर्ट हुआ FADH2 के अंदर, जिसकी वजह से सक्सीनेट कन्वर्ट हो गया किसके अंदर बेटा, फ्यूमेरेट के अंदर। और जब हमने फ्यूमेरेट को एक अदद वाटर मॉलिक्यूल दिया तो ये बन गया मैलेट। और मैंने कहा मैलेट के अंदर NAD कन्वर्ट हो गया NADH के अंदर, जिसकी वजह से ये कन्वर्ट हो गया ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर। क्या अब समझ में आया आप सबकी? क्या ये अब आप सबको समझ में आया या नहीं आया, सब बताओ, जल्दी से सब बताओ, क्या ये अब आप सबको समझ में आया कि नहीं आया, हाँ है ना? अगर किसी की समझ में नहीं आया तो फिर से पूछ ले। नहीं, फ्यूमेरेट को अगर हम वाटर देंगे तब बनेगा मैलेट मुस्तफा, फ्यूमेरेट को वाटर देने के बाद मैलेट बनेगा। जल्दी बताओ भाई, क्या ये अब आप सबकी समझ में आया कि नहीं आया? क्या ये अब आप सबकी समझ में आया? अच्छा एक बात और सुन लो, एक बात और सुन लो, एल्फा एल्फा कीटो ग्लूटारेट बन रहा है सक्सिनेट, यानी कि एस आ रहा है, ठीक है, यानी कि एस आ रहा है। अब ये एस कैसे आ रहा है, तो याद रखो यहाँ पर हम दे रहे हैं इसको, यहाँ पर इसको हम दे रहे हैं सक्सिनाइल, सक्सिनाइल को एंजाइम ए, जिसकी वजह से ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट कन्वर्ट हुआ सक्सिनेट के अंदर, ठीक है, ये बात भी याद रख लेना। दिस इज ऑल अबाउट द क्रैब साइकिल। वो आपसे इसकी सीक्वेंस पूछेंगे, क्रैब साइकिल के अंदर वो आपसे इसकी सीक्वेंस लाजमी पूछ सकते हैं कि ऑक्सैलो एसीटेट किस में कन्वर्ट हुआ। अच्छा, और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर सिट्रेट में से पानी गया तब क्या बनेगा, पानी दिया तब क्या बनेगा, ठीक है, अगर पानी निकला तो बन जाएगा सिस एकोनाइट्रेट, अगर पानी दोगे तो क्या बनेगा, आइसोसिस्ट्रेट, ये आपसे वो पूछ सकते हैं। और इसकी सीक्वेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा किसी निमोनिक से। भाई मैंने इसे याद किया था ऐसे, OCIKSFM, मैंने इसे ऐसे याद किया था, OCIKSFM, OCIKSFM। ओ से मुराद ऑक्सैलो एसीटेट, सी से मुराद सिट्रेट, आई से मुराद आइसोसेट, अल्फा गिलक्लोराइड, यहाँ सक्सिनेट, फ्यूमेट, ठीक है, फ्यूमरेट और मैलेट। मैंने इसको इस समय याद किया था। देखिए NADPH कितना बना, ADP कितना बना, मैं इसके लिए आपको एक चार्ट दूंगा, ये सारी बातें मैं एक साथ आपसे करूंगा ताकि आपको याद रह जाए। अगर मैं यहाँ पर ये बात करूंगा भाई ATP कितना बना कितना निकला, तो आप भूल जाएंगे, इसलिए मैं आपको एक चार्ट दूंगा, उस चार्ट में सब लिखा हुआ होगा कि कितना ATP कब बना, कितना ATP कब निकला, कितना NADPH यूज हुआ और कितना रिलीज हुआ, ठीक है। यहाँ तक कि आप सब मेरे साथ हैं, हाँ है ना? यहाँ तक कि आप सब मेरे साथ हैं, हाँ है ना? ओके जी। भाई लास्ट बात हमें करनी है रिगार्डिंग रिस्पायरेटरी चेन, बहुत ही आसान है ये, इन सबसे तो बहुत ही आसान है। रिस्पायरेटरी चेन के हवाले से मैं आपसे अब बात करूंगा, तो याद रखो रिस्पायरेटरी चेन में सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले बेटा एफ ए डी एच टू कन्वर्ट हो जाएगा FAD के अंदर, यानी कि दो अदद फोटॉन्स क्या हो गए, एक्साइट हो गए, दो अदद फोटॉन्स यहाँ पर आ गए, को एंजाइम Q के पास आ गए। अच्छा इसे मैंने याद किया था QBCA3, इसको ऐसे याद कर लो, QBCA3 इसको ऐसे याद कर लो। भाई क्या होगा, मैंने कहा सबसे पहले FADH2 टूटा किसके अंदर, FAD के अंदर, जिसके बाइस क्या हुआ, जिसके बाइस दो फोटोन को एंजाइम Q के पास आ गए। अब QBC याद रखो, Q के बाद कहाँ आएंगे, वो हमारे पास साइटोक्रोम B के पास आ जाएंगे, साइटोक्रोम B के बाद वो हमारे पास बेटा आएंगे साइटोक्रोम C के पास, सी के बाद वो आएंगे साइटोक्रोम ए के बाद, ए के बाद वो आएंगे साइटोक्रोम ए क्यूब के बाद, ए क्यूब के बाद। अच्छा अब साइटोक्रोम ए क्यूब के बाद जब वो आ जाएंगे, उसकी वजह से क्या होगा, जो यहाँ पर ऑक्सीजन बैठा हुआ था
उस ऑक्सीजन को जब दो हाइड्रोजन मिल जाएंगे तो बेटा वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, H2O के अंदर। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेटरी चेन। फिर सुन लो, मैंने कहा सबसे पहले क्या हुआ, FADH2 टूटा किसके अंदर, FAD के अंदर, जिसकी वजह से दो अदर फोटोन क्या होगा, एक्साइट हो गए। दो अदर फोटोन सबसे पहले कहां पर आए, को एंजाइम Q के पास आ गए। फिर क्या हुआ, को एंजाइम Q के बाद क्या हो गया, को एंजाइम Q के बाद क्या आ गया, साइटोक्रोम B के बाद, बी के बाद ये आ गए सी के बाद, सी के बाद ये आ गए ए के पास, और ए के पास ये आ गए साइटोक्रोम A क्यूब के पास। साइटोक्रोम A क्यूब के अंदर ऑक्सीजन पहले से बैठा हुआ था। क्या हुआ, जब इसे दो हाइड्रोजन मिले ये कन्वर्ट हो गया वाटर मॉलिक्यूल के अंदर। आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट, आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट। अच्छा अब यहाँ पर ना याद रखो, यहाँ पर तीन जगह एनर्जी यूज होगी, कहाँ कहाँ पर। सबसे पहले को एंजाइम क्यू से साइटोक्रोम बी में आने के लिए एक एटीपी यूज होगा, साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम सी में आने के लिए एक एटीपी यूज होगा, और सबसे आखिरी बात, साइटोक्रोम ए से साइटोक्रोम ए क्यूब में आने के लिए एक अदद एटीपी यूज हो रहा होगा। ये बात भी याद रख लेना, ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा यहीं पर ही बैक को याद रखना, यहाँ पर बेटा बैक को याद रखना कि यहाँ पर NADH भी टूट रहा होगा NAD के अंदर। मैं अपनी बातों को फिर से रिपीट करूंगा, मेरी बात सुनो बहुत गौर से। मैंने कहा रिस्पायरेटरी चेन के अंदर FADH2 टूट रहा है किसके अंदर, FAD के अंदर, कि जिसकी वजह से हमें एक अदद क्या मिल गया, हमें एक अदद क्या मिल गया बेटा, हमें जल्दी बताओ क्या मिला, दो फोटॉन्स मिल गए, ऐसे क्या ना, हमें दो ई यानी कि दो फोटॉन्स मिल गए। भाई क्या आप सब मेरे साथ हैं, सब सो गए, क्या आप सब जाग रहे हैं, हाँ है ना, सब मेरे साथ हैं, सो गए, सब साथ है ना। तो सुनो, FADH2 टूटा किसके अंदर, FAD के अंदर, जिसके बायस दो फोटोन क्या होगा, एक्साइड हो गए। मैंने कहा बैक वक्त NADH भी टूट गया NADP के अंदर, ठीक हो गया। अच्छा अब क्या हुआ, अब सबसे पहले कोएंजाइम Q के पास वो आ गए, इसने ATP यूज किया, कहां पर आ गया, साइटोक्रोम B के पास आ गया। ATP यूज किया, कहां आ गया, साइटोक्रोम C के पास आ गया। फिर क्या हुआ, फिर ये आ गया साइटोक्रोम A के पास, और अगेन ATP यूज करने के बाद ये साइटोक्रोम AQ के पास आ गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन को दो हाइड्रोजन मिले और वो कन्वर्ट हो गया वाटर के अंदर। यानी कि मैं ये बात, क्या मैं ये बात कर सकता हूँ, क्या मैं ये बात कर सकता हूँ कि भाई एक NADH जब टूटा तो तीन ATP इस्तेमाल हुए। क्या मैं ये बात करने का कारण, मेरे को यहाँ देखो, ये NADH टूट रहा है और तीन ATP, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। क्या ये बात सही है, क्या मेरी ये बात सही है, हाँ या ना, क्या मेरी ये बात सही है, हाँ या ना, सब बताओ। अच्छा याद रखना, ये वाला एटीपी ना, ये एडीपी कन्वर्ट हुआ एटीपी के अंदर इस NADH के बायस, ठीक है। तो मैं इसी बात को, तो मैं इस वाले एटीपी को ना FADH के खाते में कभी नहीं डालूंगा। तो मैं ये बात करूंगा कि भाई एक FADH2 की वजह से दो एटीपी हमारे पास इस्तेमाल हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि मैंने कहा पहले एटीपी को ट्रिगर कर रहा था कौन, NADH नॉट FADH, ठीक है। तभी हमने ये बात की कि भाई एक एटीपी, एक NADH, तीन एटीपी, एक FADH2, दो एटीपी। क्या यहाँ तक तमाम तर बातें आपको समझ में आई या फिर नहीं आई, क्या बायो एनर्जेटिक्स आपकी समझ में आया या फिर नहीं। देखो फिर सुनो, मैंने कहा जो पहला एटीपी बना उसमें NADH का पूरा पूरा किरदार है, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि एक NADH से तीन एटीपी बन रहे हैं, जबकि जो बकिया दो एटीपी हैं इसमें किरदार है FADH का, मगर पहले वाले में नहीं है। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि एक FADH2 की वजह से दो एटीपी हमारे पास यूज हो रहे हैं, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी चेन। यहाँ पर भी वो आपसे सीक्वेंस पूछ सकते हैं कि पहले कोएंजाइम क्यू है, फिर क्या आया, फिर साइटोक्रोम बी आया, फिर क्या आया, फिर सी आया, फिर ए आया। यहाँ पर भी वो आपसे ये बात कर सकते हैं, साथ साथ वो आपसे ये बात भी पूछ सकते हैं कि इसका प्रोडक्ट क्या है। तो भाई इसका प्रोडक्ट है वाटर। क्यों, क्योंकि मैंने कहा दो फोटॉन्स नीचे आए, ऑक्सीजन पहले से बैठा हुआ था, उसको दो फोटॉन्स मिले और उसने कन्वर्ट कर दिया इसको हाइड्रोजन, यानी कि वाटर के अंदर कन्वर्ट कर दिया हाइड्रोजन को। क्या यहाँ तक आप सबको ये चैप्टर समझ में आया या फिर नहीं आया।
सब बच्चे मुझे जवाब दीजिए, क्या यहाँ तक आपकी समझ में ये चैप्टर आया या नहीं आया? क्या ये चैप्टर याद करना मुश्किल है या आसान है? क्या आज की क्लास से ये चैप्टर थोड़ा आसान हुआ आपके लिए या नहीं हुआ? पूरी कोशिश की कि ये चैप्टर आपके लिए आसान से आसान करें, और जहां जहां से मैंने कहा है कि ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, तो वहां वहां उस बात को आपने गौर से पढ़ना है, गौर से देखना है, ठीक है। मेरा मशवरा ये होगा, क्लास के फौरन बाद आप इस चैप्टर को याद कर लीजिए, जो मैंने सीक्वेंस ड्रॉ की है उसको आप याद कर लीजिए, अभी आपके लिए आसान होगा। अगर आप इस चैप्टर को कल पढ़ेंगे तो आप गलती करेंगे, आज ही आप इस चैप्टर को याद कर लें, और इस चैप्टर की आप बुक से रीडिंग कर लीजिए, सिंध की बुक से, ठीक है। सिंह की बुक से। अच्छा, मैंने एक बात और, मैंने अपने वक्तों में ना, मैंने अपने एमडी में, मैंने और मेरे एक दोस्त ने, हमने सिंह की बुक के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ना अपने पास लिख लिए थे, तो मेरे पास वो पॉइंट्स भी निकले हुए हैं। तो मैं पॉइंट्स इंशाल्लाह आपको क्लास के फौरन बाद सेंड कर दूंगा आपके ग्रुप के ऊपर, ठीक है। पुरानी बुक से बेटा, पुरानी बुक से, ठीक है, पुरानी बुक से ही आपको पढ़ना है। तो मैं आपको सारे पॉइंट्स आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप चाहें तो बुक पढ़ लीजिए, आप चाहें तो वो पॉइंट्स पीडीएफ से पढ़ लीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। बायो एनर्जेटिक्स इतना मुश्किल नहीं है जितना इसको बनाया गया है, बहुत आसान चैप्टर है, कुछ कुछ बातें इससे आती हैं, और तमाम तर बातें हमने यहाँ पर जो कि बहुत अहम थी वो हमने आपके सामने लिखी, बताया कि भाई ये बात एमसीक्यू में आने वाली है, आने वाली नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करें कि इस चैप्टर को आप आज की आज ही पढ़ के एंड कर दें, ताकि ये चैप्टर आपकी समझ में भी आ जाए और इस चैप्टर पे आपको ग्रिप भी हो जाए, ठीक है। और इस चैप्टर को आपने रोजाना रिवाइज भी करना है। वाटर वाटर, जी, ठीक है। इस चैप्टर को आपने आज के आज याद भी करना है, और इस चैप्टर को आपने आज के आज इसकी प्रैक्टिस भी करें, और इससे आप खूब रिवाइज भी करें, ठीक है। क्या इस चैप्टर से डर निकला आपका? क्या इस चैप्टर से डर निकला आपका?